नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का पावर ट्रेड में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ है मेरे सहयोगी विश्व मोहन कुमार। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और काफी अहम दिन है क्योंकि आरबीआई पॉलिसी का ऐलान होने वाला है, जिसके लिए 18 स्वदेश पर सबसे बड़ा पावर पैक्ट पैनल आपके साथ रहेगा, डीप कोड करेगा पॉलिसी के अनाउंसमेंट को और गवर्नर साहब की कमेंट्री जो होगी उसमें आपके लिए क्या काम की बात निकल कर आती है, इन सब पर हमारा फोकस होगा। 9:45 से हमारे साथ आप जुड़े रहिए। लेकिन विश्व मोहन, ग्लोबल ट्रिगर्स के साथ हम शुरुआत करते हैं क्योंकि आज तो वैसे हमारे बाजार पूरी तरह से अपने ट्रिगर्स पर ही काम करेंगे। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। गिफ्ट निफ्टी से हम देख रहे हैं संकेत भी काफी हद तक फ्लैट भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यूएस के बाजार बीती रात हमने देखा काफी सतर्कता, एक मोड उनकी सावधानी वाली थी। बिल्कुल, आपने सही कहा है, लेकिन ग्लोबल क्यूज की तरफ जाए उससे पहले आप जैसा कह रही थी कि इंटरनल क्यूज को भी देखना बहुत जरूरी है, तो हम उस विंडो के जरिए वो पहले क्यूज बताते थे कि घरेलू बाजार में क्या होने वाला है। तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और जो सबसे अहम होगी, क्योंकि यहाँ पर ब्याज दरों को लेकर कटौती की संभावनाएं लग रही है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने भी इस बात के संकेत दिए थे, लेकिन जिस तरह के ग्रोथ के नंबर है और साथ साथ रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, इससे अब बाजार में काफी ज्यादा दुविधा है। क्या वाकई आरबीआई को ब्याज दरें घटानी चाहिए या नहीं, इस पर काफी सवाल है। तो इतना आसान नहीं होगा आरबीआई के लिए। लेकिन दूसरी अहम खबर है, राष्ट्रपति पुतिन आज भारत दौरे पर कल पहुंच चुके हैं। बड़ी डील की संभावना खास करके एनर्जी सेक्टर को लेकर, न्यूक्लियर पावर को लेकर और साथ साथ डिफेंस को नई रफ्तार मिल सकती है। ये कुछ ऐसे सेक्टर होंगे जो सबसे ज्यादा आज फोकस में रह सकते हैं। इनको लेकर बड़ी खबरें दिन भर आती रहेंगी, तो ये नजर में जरूर रखिएगा। दूसरा, ग्लोबल क्यूज की आप बात कर रही थी, तो डाउ दिन के निचले स्तरों से हमने देखा करीब करीब 200 अंक फिसला। गिफ्ट निफ्टी को देखे तो 26,200 के आसपास कारोबार कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर एक अच्छी खबर यही है कि एस&पी ने रेटिंग बढ़ा दी है और एचयूएल पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि आज एक्स डेट है आइसक्रीम बिजनेस के डिमर्जर को लेकर। क्वालिटी वॉल्स का डिमर्जर होगा, उसके लिए एक्सचेंज ने आज 1 घंटे का स्पेशल सेशन रखा है बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज पर। फिर प्राइस डिराइव होंगे और कुछ समय तक क्वालिटी निफ्टी का ही हिस्सा होगा, निफ्टी 50 का, यानी 51 शेयर आने वाले समय में आपको होते दिखेंगे। फिर वापस से क्वालिटी की वहां से एग्जिट होगी। इंडिगो 2 दिन में 500 फ्लाइट कैंसिल, यात्री परेशान है। इंडिगो पर लगातार सवाल, शोकॉज नोटिस भी डीजीसी की तरफ से जारी किए गए हैं, अधिकारियों को तलब किया गया। तो एक अहम अपडेट, क्या जो दबाव हम देख रहे थे इंडिगो में आज भी जारी रहेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। और साथ ही आईटीसी होटल्स में ब्लॉक डील की खबर है और बड़ी ब्लॉक डील की संभावना है। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यानी बैट अपनी हिस्सेदारी यहां पर बेच सकती है और फ्लोर प्राइस 1% डिस्काउंट पर यह सौदा हो सकता है। तो कुछ अहम अपडेट है जिन पर हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। चलिए अब ग्लोबल क्यूज एक बार देख लेते हैं। ग्लोबल क्यूज किस तरह के, तो ग्लोबल क्यूज बाजार अभी काफी सतर्क मोड में, क्योंकि काफी डेटा आने वाले हैं। आज पीसी के डेटा आने वाले हैं। अगले हफ्ते 9 और 10 दिसंबर को फेड की बैठक होगी। 10 दिसंबर को फेड का फैसला भी आ जाएगा और बाजार यही अनुमान लगा के चल रहा है कि 0.25% कटौती होगी, क्योंकि 87% से ज्यादा ट्रेडर्स मानते हैं कि यहां पे कटौती हो सकती है। लेकिन आगे के संकेत किस तरह के मिलते हैं वो काफी अहम होगी। कल हमने देखा डाउ में हल्की नरमी, लेकिन एस&पी और नैस्डैक हल्की तेजी के साथ बंद हुए थे। नैस्डैक में पिछले 9 सत्र में 8 सत्र में तेजी रही और कल की जो तेजी थी मेटा और एनवीडिया जैसे 2 दिग्गज कंपनियों से सपोर्ट मिला। टेक हेवी ये इंडेक्स है नैस्डैक, उससे वहां पर सपोर्ट मिलता दिख रहा है। लेकिन अब आगे के डेटा किस तरह के रहते हैं, एफओएमसी की बैठक के बाद जब नॉन फार्म पेरोल के नंबर आएंगे नवंबर महीने के, उससे पूरा क्लियर पिक्चर मिल पाएगा वहां की इकोनॉमी को लेकर। अन्य संकेतों में एशियाई बाजारों को देखें तो जापान एक मेजर ये है, वहां से काफी कमजोरी दिख रही है। करीब करीब 700 अंक नीचे निक्केई है और वहां का जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड वो 18 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। तो इन कैरी ट्रेड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पॉलिसी मेकर्स का क्या वहां पर ब्याज दरें वो बढ़ा पाएंगे कि नहीं, ये सब सारे सवाल जो वहां पर भी दुविधा की स्थिति बन रही। तो ओवरऑल मिक्स ट्रेंड है, बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं है और गिफ्ट निफ्टी से भी सपाट ओपनिंग की संभावनाएं लग रही है। लेकिन हमारी नजर पूरी तरह से डोमेस्टिक मार्केट को लेकर रहेगी, जहां पर आरबीआई की बैठक के फैसले आएंगे, एमपीसी की बैठक के फैसले आएंगे, वहां पर क्या डिसीजन होते हैं ये बाजार को सबसे ज्यादा आज ड्राइव करने वाले हैं और दोनों तरफ के मूव आपको जरूर दिख सकते हैं।
चलिए, ये तो बात हो गई ग्लोबल मार्केट को लेकर, अन्य संकेतों को लेकर, लेकिन अब अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगा सर को भी जोड़ते हैं। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। सर, शुरुआत हम ग्लोबल मार्केट से ही करते हैं। ग्लोबल मार्केट में हालांकि हमने कुछ ब्रीफ चीजें बात की, मैंने और कविता ने मिलकर, लेकिन आप बताइए आप कैसे इसे डिकोड कर रहे हैं इस मार्केट को, और भारतीय बाजार पर क्या आज इसका कुछ असर होगा, या भारतीय बाजार आज अलग मूड में रहेंगे, एमपीसी बैठक के नतीजों पर नजर रहेगी? देखिए, अगर आप अमेरिकी बाज़ार देखें तो कल काफ़ी एक तरह से नीचे बंद हुए, और जैसे आपका डाउ जोन्स नीचे बंद हुआ और S&P 500 और नैस्डैक जो है मार्जिनली पॉजिटिव में बंद हुए। टेक स्टॉक्स तो से म्यूटेड रहे कल के ट्रेड में। ये पूरा बाज़ार अभी जो है इकोनॉमिक डेटा के बेसिस पे चल रहा है। कल हमने देखा कि लेबर का डेटा आया, और लेबर डेटा के हिसाब से जॉब्स जो हैं वो होल्ड कर रही हैं इस वक्त। मेजर जो इम्पोर्टेंट डेटा जो एक्सपेक्टेड है वो इन्फ्लेशन का है, जो आज शुक्रवार को आएगा, और उसके बेसिस पे जो है आगे की इंटरेस्ट की नीतियाँ के ऊपर स्ट्रीट इसको रिएक्ट करेगा। अगर आप देखें तो आज तक अभी तक तो 90% अनुमान ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है 25 बेसिस पॉइंट काटा जाएगा, और इन्फ्लेशन जो आज आ रहा है वो दिखाएगा कि इन्फ्लेशन ऊपर है पर ज़्यादा बड़ा नहीं है और स्टिकी है, ये दिखाया जाएगा। तो इससे जो होगा, जो परसेप्शन है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, तब अगले हफ्ते FOMC मीट करेगी। तो वो एक ग्लोबल कारण है जो देखने के लायक होगा। एशिया मार्केट में भी थोड़ी सी वो कमज़ोरी इसलिए देखी जा रही है क्योंकि एक तो चाइना का जो PMI है वो नीचे आया है, और उसके वजह से थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिलेगी आपको। और दूसरा जो है, जो सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस आए हैं क्रिप्टो को लेके, तो उसके वजह से भी हांगकांग में थोड़ी सी कर्व्स दिखेंगे, तो हांगकांग भी थोड़ा सा हल्का नीचे आपको उसको दिखेगा। जापान में जैसे हमने कहा कि इंटरेस्ट रेट्स की जो मीटिंग है वो 19-20 के आसपास है, दिसंबर 19-20 के आसपास। तो उस समय उम्मीद ये जो लगाई जा रही है कि शायद बैंक ऑफ जापान जो है अपने रेट्स इंक्रीज़ करेगा। ये पहली बार करेगा अगस्त 2024 के बाद। तो ये एक बड़ा सा संकेत है जो मार्केट इसको देख रहा है, और ये इसलिए देख रहा है क्योंकि 10 ईयर्स का जो यील्ड है जापान का वो 1.92 है, और वो बढ़ते जा रहा है, और वो सेंट्रल बैंक के कंफर्ट लेवल के ऊपर जा रहा है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर है जिसको देखा जाएगा। ये सब के बीच में हमारे भारतीय बाज़ार में तो आज MPC मीट है जिसका डिसीजन 10 बजे तक आ जाएगा। तो उम्मीद वहाँ पर भी है कि RBI शायद रेट कम करें, बट सबसे बड़ा सवाल जो होगा रुपये का होगा। तो ये देखा जाएगा कि पिछले कुछ दिनों से जैसे मार्केट मूव कर रहा है वो डॉलर रुपी के मूवमेंट के बेसिस पे कर रहा है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज बाज़ार में। बिल्कुल सजीत सर, लेकिन विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों के नजरिए से भी हम समझना चाहते हैं। अब देखिए, FIIs की लगातार बिकवाली जारी है, हालांकि DIIs की हम देख रहे हैं खरीदारी का पैटर्न, मोमेंटम वो लगातार कायम है। अब ऐसे में बाजार का ओवरऑल सेटअप इनके लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, FIIs का अगर हम देखें तो लगभग 1940 करोड़ का नेट सेल रहा FIIs का, और DIs जो है 3,660 करोड़ के ऊपर उन्होंने ख़रीदारी की। ये पूरा जो मार्केट है अभी थोड़ा सा मैक्रो ड्रिवन हो गया है। मैक्रो का मतलब रुपए के स्तर को देख के ये पूरा मार्केट मूव कर रहा है। अगर आप देखें तो रुपए क्यों वीक हो रहा है, क्योंकि एक जो ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडन हो गया है, आपका FPI फ्लोज कम हो गए हैं, और US ट्रेड डील का जो अनसर्टेनिटी है वो एक तरह से अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि अब दिसंबर में नहीं आएगा, शायद जनवरी में के अंत तक आने की उम्मीद है। तो वो भी एक फैक्टर है जो इसमें जो काफ़ी प्ले कर रहा है इस मार्केट में और फॉरेन फ्लोज के लिए। कल का रुपए का जो मूवमेंट था जिसमें RBI ने एक्सटेंसिवली इंटरवीन किया, अगर आप देखें तो 90.43 तक गया था रुपीस, और फिर फाइनली जब बंद हुआ वो हुआ 89.78 पे।
तो लगभग अब देखिए 60-65 पैसे का जो मूवमेंट हुआ वो आरबीआई के इंटरवेंशन की वजह से हुआ। तो आरबीआई की जो पॉलिसी है आज जो आने वाली है वो काफ़ी डिटरमिन करेगी कि रुपया यहाँ से कैसे जाए, ट्रेड करेगा। यूएस ट्रेड डील के चलते जो अनसर्टेनिटी है, वीक रुपीस एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा रहता है, बट इतना भी वीक नहीं होना चाहिए कि वो इम्पैक्ट करने लगे, क्योंकि आपके इंपोर्ट्स जैसे ही रुपी कम होगा, रुपी डिप्रिशिएट होगा, इंपोर्ट्स भी बढ़ते जाएंगे। और हमारे यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, वो इसलिए भी बढ़ रहा है और कि आपका गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ रहा है और गोल्ड के दाम भी बढ़े हुए हैं। तो वो भी एक इम्पैक्ट है जो हमको देखना पड़ेगा इसके लिए। और आरबीआई की पॉलिसी जहाँ तक इकोनॉमिक्स की का अनुमान है, वो इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट कट सकता है, उतना रूम है। बट मेरे हिसाब से कल आरबीआई ने बता दिया कि उनका प्रेफरेंस किस तरफ जा रहा है। अगर आप देखिए जिस तरह से रुपये को इंटरवीन किया और 90 के नीचे लेके आया गया, ये क्लियरली बोलता है कि रुपी स्टेबिलिटी रेगुलेटर के लिए सबसे बड़ा है। अगर आप एक इंटरेस्ट रेट काटते हैं तो रुपये में फिर से प्रेशर आता है और रुपये और डिप्रिशिएट होता है। वो उसके अगेंस्ट रेगुलेटर ने किया कल, तो ये एक तरह से एक इंडिकेशन हो सकता है मार्केट के लिए कि आज जो है आरबीआई बोलेगा कि हम अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन बढ़ा रहे हैं, अपना इन्फ्लेशन रेट कम कर रहे हैं जो हमने प्रोजेक्ट किया है, और जो रेट कट है वो हम मे बी एक पॉलिसी के लिए डिफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रेट कट थी वो ग्रोथ के लिए थी और इन्फ्लेशन के लिए थी। इन्फ्लेशन नीचे है और ग्रोथ ऊपर है। तो एक आरबीआई एक तरह से कंफर्टेबल पोजीशन में है इस वक्त कि अगर रेट ना भी काटे तो चलेगा, बट रुपी को डिफेंड करना इस वक्त सबसे बड़ा दायित्व है आरबीआई का इस वक्त पे। इसलिए शायद ये हो सके कि गवर्नर बोले कि मैं अभी भी पॉज करूँ, पिछले 2 पॉलिसी में पॉज किया था, अभी भी पॉज करूँगा, पर मैं अभी फेवर में हूँ रेट कट के, पर ये वक्त मैं नहीं करूँगा, मे बी फरवरी में करूँगा, तब जब मेरे को थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए कि यूएस ट्रेड डील के साथ क्या हो रहा है और बाकी मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि यूएस फेड क्या कर रहा है। तो ये सब चीज़ें फैक्टर इन करेंगी आज तब एमपीसी मीटिंग होगी, और उसके बेसिस पे फ्लोज भी आपको डिटरमिन करेंगे, और वो उस फ्लोज के बेसिस पे आपका मार्केट भी घूमेगा। चलिए अब देखते हैं किस तरह के फैसले वहाँ से आते हैं। लेकिन सजीद सर, एक चीज़ तो ये है कि 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगी कल निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी लाल निशान में ही बंद हुए हैं, लेकिन बाजार अभी भी कॉशियस है कि क्या फैसला आरबीआई का होगा। इन सब को देखते हुए क्या लग रहा है, क्या निफ्टी 26,000 के ऊपर बना रहेगा? अगला लेवल क्या होता है? कौन कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जिन्हें देखना चाहिए एफएनओ ट्रेडर्स को, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को लेकर उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, हमने कल देखा कि कैसे मूवमेंट करेगा निफ्टी। बैंक में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी गई। हम ऊपर से लगभग 400-450 पॉइंट मूव किया निफ्टी बैंक, और आज भी निफ्टी बैंक काफ़ी एक्टिव रहेगा क्योंकि एमपीसी पॉलिसी है के चलते। बट हम अगर देखें तो निफ्टी जो है 26,000 के ऊपर जाके बंद हुआ। वो बंद इतना कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे, और वो हमको ऑप्शंस के ट्रेड से भी दिखता है कि जहाँ पर हमने कॉल और पुट राइटर्स को दोनों को 26,000 के लेवल पे फाइट करते हुए देखा है कि दोनों उस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो मार्केट अभी 25,500 से 26,100 के बीच में मूव कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि काफ़ी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा अब डिपेंड करेंगे। आज एमपीसी मीट है तो वो भी एक चीज़ है जिसको मार्केट को देखना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो ऑप्शंस हैं वो आज के दिन में हम देख रहे हैं कि 25,500 और 25,900 में सपोर्ट आ रहा है, और 26,000 और 26,100 में इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये मार्केट इस बीच में रहेगा। आरबीआई की पॉलिसी रेट कट या नो रेट कट,
उसके ऊपर भी इम्पोर्टेंट एक नज़र रहेगी मार्केट की। उसके बेसिस पे भी मार्केट आज काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। दूसरा जो है रुपी के ऊपर गवर्नर क्या बोलेंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और क्या क्या मेजर्स आ सकते हैं रुपी के लिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप देखिए कि अगर रुपी डिप्रिशिएट होता जाएगा तो एक ट्रेड डेफिसिट का इम्पैक्ट आने वाला है मार्केट को, तो वो भी एक बड़ा कारण है जो आरबीआई गवर्नर देखेंगे। तो इसलिए मार्केट जो है इस रेंज में रहेगा आज की डेट में। ऑलराइट, लेकिन सजीव सर चलिए आज के सबसे बड़े ट्रिगर की हम बात कर लेते हैं। आरबीआई का ब्याज दरों पर ऐलान, और यहाँ पर संकेत कटौती के ही मिल रहे हैं, लेकिन आपका आकलन क्या कहता है, क्या कटौती होगी? अगर यहाँ पर ब्याज दरें घटाई जाती हैं तो बाजार पर असर आप कैसे इसका पड़ता हुआ देख रहे हैं? और इम्पैक्ट के लिहाज से भी समझाइए, क्या बाजार ऑलरेडी इसको एंटिसिपेट कर चुका है या इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे? देखिए, आरबीआई की पॉलिसी में इकोनॉमिस्ट की बात माने तो 25 बेसिस पॉइंट को उन्होंने डिस्काउंट करके रखा है। बट ये 25 बेसिस पॉइंट को पर्सपेक्टिव में डालें तो हमने देखा कि इस Q2 में 8.2% का जीडीपी ग्रोथ हुआ, और पूरे ईयर का जो है जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप हम इसको इस प्रिज्म से देखें आप, तो आरबीआई नॉर्मली इन्फ्लेशन को मेंटेन करता है और उसका काम है ग्रोथ को पुश करना। आज की डेट में इन्फ्लेशन आरबीआई के लेवल से बहुत नीचे है और ग्रोथ जो है वो हाई है। आरबीआई के खुद के एस्टिमेट से हाई है ग्रोथ, और आरबीआई के खुद के एस्टिमेट से नीचे है इन्फ्लेशन। तो एक ही चीज़ बचती है जो आरबीआई को अभी देखनी है, इस वक्त जो देखनी है वो है रुपी, क्योंकि रुपी में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी गई है। 4.5% रुपी गिरा है इस साल, जो एक तरह से अनयूजुअल है, और डॉलर के अगेंस्ट गिरा है, और डॉलर जो है बाकी करेंसीज के अगेंस्ट गिरा है। तो वो भी एक चीज़ है जो देखने लायक है। और इसमें काफ़ी चीज़ें फैक्टर्स आ जाती हैं आपकी, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर तो नहीं है इस वक्त बेसिकली मैक्रो फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आरबीआई को देखना पड़ेगा। तो आरबीआई अपने पॉलिसी में इन्फ्लेशन के टारगेट को नीचे करेगा, अपने ग्रोथ टारगेट को ऊपर करेगा, और फिर एक रुपी पे स्टेटमेंट जरूर देगा, और रुपी के लिए मेजर्स भी अनाउंस कर सकता है इस वक्त। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अब देखिएगा कि पॉलिसी में क्या है। 25 बेसिस पॉइंट अगर कट होता है तो डिस्काउंटेड है, बट 25 बेसिस पॉइंट अगर कट नहीं होता है और रुपी के ऊपर आरबीआई का झुकाव है, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत है कि वो रुपी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है इस तरह से। पर अगर आप रेट कट करते हैं तो आरबीआई के लिए एक चुनौती इसलिए आती है क्योंकि उसका प्रेशर जो है रुपी के डिप्रिसिएशन में फर्दर पड़ता है और रुपी और गिरने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, आरबीआई को बैलेंस करना है। तो ये पॉलिसी जो है डविश होगी, स्टेटमेंट्स भी डविश होंगे, बट आरबीआई का जो रुपी के ऊपर जो व्यू है वो एक इम्पॉर्टेंट व्यू रहेगा। ओके, बिल्कुल बाजार उस पर नज़र रखेगा, क्योंकि रुपया जिस तरह से कमज़ोर हुआ है डेफिनेटली आरबीआई के लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि ब्याज दरें अगर घटाएंगे तो और भी रुपया यहाँ से कमज़ोर हो सकता है। तो क्या आप इंडिकेशन देना चाहते हैं इकोनॉमी के लिए, ये भी काफ़ी अहम होगा। सर एक और चीज़, सजिद सर, पुतिन भारत दौरे पर है, डिफेंस एनर्जी में कई बड़े डील की उम्मीद की जा रही है। क्या लग रहा है ऐसे में कहाँ पर एक्शन दिख सकता है? इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट ये है कि अगले हफ्ते अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भी भारत आ रहा है, साथ ही कनाडा के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात आगे बढ़ी है। इन खबरों का क्या असर दिखेगा, कैसे देखना चाहिए इन तीनों ही खबरों को? देखिए, इंडिया रशिया ट्रेड डील जो है, ये समिट जो हो रहा है वो एक स्टैंड अलोन समिट है। ये इंडिया और रशिया की जो स्ट्रैटेजिक टाइप है, ट्रेड टाइप्स है, उसको दर्शाता है। यहाँ पर डिफेंस के ऊपर बात होगी, न्यूक्लियर के ऊपर बात होगी, बिजनेस के ऊपर बात होगी, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है रशिया के साथ, उसको कैसे कम किया जाए उस पर बात होगी। तो ये एक तरह से मार्केट ओपनिंग भी देगा इंडियन एक्सपोर्टर्स को रशियन मार्केट के अंदर। आज की डेट में रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से वो मार्केट कम हो गया है। स्पेशली फार्मा साइड में भी आप देखें तो एक टाइम पर फार्मा बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता था रशिया को, और यूक्रेन वॉर के बाद वो कम हुआ है। तो ये भी एक पुश देगा फार्मा कंपनीज़ को। तो फार्मा कंपनीज़ का आप ज़रा देख लीजिएगा कि जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ हो गए, या आपके क्या नाम है सिप्ला हो गए, या बाकी
जो कंपनीज हैं जो पहले करती थी उनके लिए पुश होगा। और ये जो ट्रेड है आज के डेट में दोनों की करेंसीज के बीच में हो रहा है, 90% ट्रेड उसी करेंसी में हो रहा है, रुपये रूबल में हो रहा है, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा इसमें। तो काफ़ी बिजनेस डिसीजंस आने वाले हैं, काफ़ी डिफेंस की डिसीजंस आएंगी, स्ट्रैटेजिक टाइप्स, जैसे हम मिनी न्यूक्लियर प्लांट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर रशिया का काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ है। और हम जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम न्यूक्लियर सेक्टर को ओपन अप करेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए इन कोलैबोरेशन विद NPCIL या पब्लिक सेक्टर कंपनीज के साथ, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो रही है। तो वो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत बड़ा ये इवेंट है जिसको मैं कहूँगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड भी देखेगा, क्योंकि इंडिया अभी तक एनर्जी नीड्स के लिए रशिया के पास जाता है, 1/3 जो क्रूड है वहीं से लेता है और उसने कम नहीं किया है डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर। और वो जो रिलेशनशिप है इंडियन कंपनीज और रशियन कंपनी के साथ वो बरकरार है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा कि दोनों देश और दोनों लीडर्स क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट भी आज आने की उम्मीद है फ्रॉम फॉर इंडिया एंड रशिया के साथ। दूसरा जो है कि US ट्रेड इन रिप्रेजेंटेटिव्स भारत में आएंगे अगले हफ्ते। ये कंटिन्यूशन प्रोसेस है जिसमें फ्रेमवर्क की बात किया जा रहा है। एक तरह से अगर आप रिपोर्ट देखें तो ट्रंप का मन बन रहा है कि 10 से 15% का टैरिफ होगा हर कंट्री के लिए। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने भी यही कहा कि ट्रंप उस तरफ रुझान कर रहे हैं कि मिनिमम 10 to 15% टैरिफ होना चाहिए हर कंट्री के लिए, पर आज के दिन भारत के ऊपर 50% टैरिफ है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है करने के लिए, क्योंकि भारत को पेनलाइज किया जा रहा है क्योंकि हम क्रूड लेते हैं रशिया से। तो ये सारे फैक्टर्स रहेंगे। बट क्या ये इंडिया US ट्रेड डील इमीडिएटली आएगा? इसका जवाब है नहीं। ये इसको कुछ और टाइम लगेगा। ये डील पकने में थोड़ा सा टाइम आएगा। ये हो सकता है कि ये जनवरी तक जाए या जैन एंड तक जाए, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसमें ये आएगा। एक तो अभी इंडिया रशिया मीट हो रहा है, फिर उसके बाद आपका पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, और फिर अगले साल जो है जनवरी में उम्मीद ये है कि US सुप्रीम कोर्ट टैरिफ के ऊपर ऑर्डर देगा। तो भारत में भी उसको वेट करेगा कि ये ऑर्डर कैसा रहेगा, क्योंकि भारत WTO कंप्लाइंट है और US WTO कंप्लाइंट रूलिंग्स नहीं कर रहा है। तो ये भी एक चीज़ है जो देखेगा भारत कि इसको कैसे किया जाए। बट एक चीज़ है, पिछले कुछ महीनों में हमने काफ़ी सारे एक्सपेंशन किए हैं विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेड डील्स। अभी हम इंडिया और कनाडा की बात कर रहे हैं कि ये दोनों की ट्रेड डील भी डिस्कशन चालू, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चालू होने की बात हो रही है। तो वो भी एक बड़ा एग्रीमेंट होने वाला है। तो हमने UK के साथ कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया, UAE के साथ कर लिया, और बाकी कई कंट्रीज़ के साथ हमारी बातचीत चालू है और एडवांस स्टेज में है। तो वो भी एक है। तो आपका इंडिया EU ट्रेड डील है अगले साल, जिसमें उम्मीद है कि जनवरी में इसका अनाउंसमेंट आए। इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है जिस पे बातचीत चालू होगी, तो शायद अगले साल तक कंक्लूड होगा। और फिर बाकी और भी ट्रेड डील जो हैं जो इंडिया कर रहा है ताकि डाइवर्सिफाई कर सके, क्योंकि हमारा जो फोकस रहा है US मार्केट, अब वहाँ से हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बाकी देशों में। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जो हमको वॉच करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, यहाँ पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो कंपनियों के हवाले से जो फोकस रहेगा उस पर बातचीत कर लेते हैं। ITC होटल्स और HUL जो है फोकस में रहेगा। ITC होटल्स में ब्लॉक डील हो सकती है, HUL में आइसक्रीम बिजनेस डीमर्जर की एक्स डेट है। अब इनको लेकर आज स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए? देखिए, सिंपल चाहिए। ITC का डिमोज हुआ था तो बैट को 15% कुछ मिला था ITC होटल्स में, क्योंकि वो डिमर्जर इस तरह से किया गया था। और ये उम्मीद थी कि बैट इसमें से निकलेगा, क्योंकि बैट के लिए ITC होटल नॉन कोर है, उसको पैसा मिलेगा 6,600 करोड़ के ऊपर मिलेगा 15% के लिए। अभी वो 7% बेच रहा है, और अगर डिमांड होगा तो ज़्यादा भी बेचेगा। ये बट अगर ये पूरा एक साथ बिक जाता है तो एक ये जो ओवरहैंग है ITC होटल्स के ऊपर कि ये जो बार बार बैट बेचने आएगा मार्केट में, वो निकल जाता है। और आज की डेट में देखें तो बैट जिस दाम पे बेच रहा है 206 और 207 रुपए के बीच में जो बेच रहा है बैट, वो
एक तरह से FY28 के वैल्यूएशन को दर्शाता है, जो कि 25 टाइम ईवी पर एबिटा का आता है, तो विच इज़ अ डिसेंट वैल्यूएशन पे बेच रहा है बैट। और बैट को ये अच्छा वैल्यू अनलॉक भी हो रहा है आईटीसी के थ्रू। आप देखेंगे तब आईटीसी जब डिमर्ज हुआ था तो उसकी वैल्यू बहुत कम थी, कम हुई थी, और जब आईटीसी होटल्स लिस्ट हुआ था तो 240 के आसपास वो गया था। तो ये जो वैल्यूएशन है वो बैट के लिए अच्छा है, और अगर पूरा बेच देता है तो वो वैल्यू अनलॉक करता है बैट के लिए। दूसरा जो है HUL का डीमर्जर, 1:1 डीमर्जर हो रहा है। क्वालिटी वॉल्स अलग, आइसक्रीम बिजनेस अलग हो रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है क्वालिटी वॉल्स की 50 से 55 के बीच में है। अब तब डीमर्जर होगा 9 से 10 बजे के बीच में स्पेशल सेशन के थ्रू, तो 50-55 नहीं गिरेगा, क्योंकि HUL का जो एसेट बेस है उसका बहुत छोटा सा परसेंटेज है क्वालिटी वॉल्स, तो 20-30 रुपये के आसपास गिरने की, करेक्शन होने की उम्मीद है। बट जब क्वालिटी लिस्ट करेगा तो वो लगभग 50 से 60 रुपये के बीच में करेगा, तो वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस, आइसक्रीम बिजनेस बन के आएगा। टेलविंड है इसमें, क्योंकि GST रेट कटे हैं, 18 से 5 हो गए हैं। ये एक अच्छा कैटेगरी बन रहा है, और इसमें जो सेल्स जो हो रही हैं वो क्विक कॉमर्स और मॉडर्न रिटेल के थ्रू ज़्यादा हो रही है, बट मार्जिन्स जो हैं इसके बाकी आइसक्रीम मेकर से कम है, तो इसलिए इसका वैल्यूएशन भी थोड़ा सा हल्का सा कम होगा। तो डीमर्जर में तो आज से छोटा सा अमाउंट करेक्ट होगा, या प्राइस करेक्शन होगी HUL के प्राइस में, और 10 बजे से HUL नॉर्मल ट्रेडिंग करना शुरू करेगा, और 10 बजे से HUL के जो FNO है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, वो भी ट्रेड करना शुरू कर जाएंगे ऑन एन एक्स डीमर्जर बेसिस में। तो वो भी अब देखिएगा कि नए प्राइस बैंड्स आ जाएंगे, नए लॉट साइजेस आएंगे, और फ्यूचर्स जो है 10 बजे से शुरू करेगा। ओके, शुक्रिया सजीत सर ये पूरी डिटेल समझाने के लिए। लेकिन HUL के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग डे होगा, क्योंकि डीमर्जर के बाद जो स्पेशल सेशन होगा 1 घंटे का, उस पर सबकी नज़र आज रहेगी कि किस तरह से डीमर्जर के बाद कहाँ पर वो प्राइस करता है, क्या फेयर वैल्यूएशन, किस तरह की प्राइस डिस्कवरी हो पाती है। चलिए अब अपने मेहमान को भी वेलकम करते हैं और उनसे भी राय लेंगे। अविनाश गोराक्षकर साहब हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के। गुड मॉर्निंग सर, आपके पास आता हूं, उससे पहले हमारी सहयोगी अशेषा भी मौजूद है, जो खबरों वाले शेयर की पूरी लिस्ट के साथ मौजूद है। अशेषा बताइए कौन सी वो लिस्ट है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज जिनके लिए खबरें हैं। विश्व मोहन गुड मॉर्निंग। तो आज खबरों वाले शेयर्स में सबसे पहले बात करेंगे आईटीसी की, जहां पर अभी सजीत ने भी बात की, बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। 7 से 15.3% रेंज में हिस्सेदारी बैट यानी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी हिस्सेदारी बेचेगी। करीब 14.5 करोड़ शेयर की ये ब्लॉक डील आज के सत्र में होती हुई नजर आ सकती है। 9 से 9:10 के बीच में ये ब्लॉक डील होगी, और 205 रुपये प्रति शेयर पर फ्लोर प्राइस फिक्स की गई है, जो कल के बंद भाव से कंपेयर करें तो करीब 1% के डिस्काउंट पर यह ब्लॉक डील होगी। तो इस ब्लॉक डील के चलते, जहां पर बड़ी हिस्सेदारी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी बेचना चाहती है, आईटीसी में इस न्यूज़ के चलते आज के सत्र में नेगेटिव रिएक्शन नज़र आ सकता है। इसके अलावा बात करेंगे इंटरग्लोब एविएशन की, जहां पर याद रखें पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ऑलरेडी फोकस में रहा है फ्लाइट कैंसिलेशंस के चलते। अब कंपनी ने ऑफिशियली अपोलोजाइज किया है पब्लिक को। इसी के साथ उन्होंने कहा कि DGCA को इंटरग्लोब एविएशन ने एप्लीकेशन डाली है कि अभी जो नए रूल्स आए हैं क्रू को लेकर, क्रू मैनेजमेंट को लेकर, उसमें कुछ पाबंदी जो रखी है रिलैक्स किए जाए, रूल्स रिलैक्स किए जाए। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन का मानना है कि फरवरी तक ये डिस्ट्रप्शन रह सकता है, और ये सबसे बड़ी खबर है। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने लक्ष्य भी घटाए हैं, तो इंटरग्लोब एविएशन पर इस खबर के दम पर आज नेगेटिव रिएक्शन फिर एक बार नजर आ सकता है। याद रखें इंडिगो कल भी निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर था। इसके अलावा जेनटेक कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। 120 करोड़ का नया ऑर्डर कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय से यहाँ पर मिला है, कुछ नए प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग नोट का ये ऑर्डर है सिम्युलेटर्स और इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए। तो 120 करोड़ का ये ऑर्डर जेनटेक को यहाँ पर मिला है। रेलटेल कल के सत्र में भी फोकस में था ऑर्डर विंस के दम पर, आज फिर एक बार 60 करोड़ से ज़्यादा का नया ऑर्डर कंपनी को CPWT से मिला है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। लॉयड्स इंजीनियरिंग यहाँ पर भी एक बड़ी खबर निकल कर आई है, जहाँ पर कंपनी ने इटालियन कंपनी वर्चुआ लैब्स के साथ रेडार टेक डिफेंस
सिविल ऑपरेशंस और एप्लीकेशंस में बनाने के लिए ये एग्रीमेंट उन्होंने इस इटालियन कंपनी के साथ साइन किया है, जिसके दम पर लॉयड्स इंजीनियरिंग इस स्टॉक में भी एक्शन दिखेगा। इसके अलावा आईटी सेक्टर से HCL टेक, यहाँ पर भी डेटा एनालिटिक्स के लिए कंपनी ने एडवांस एनालिटिक्स के लिए पार्टनरशिप साइन की है AI ड्रिवन सॉल्यूशंस बनाने के लिए। याद रखें, ग्लोबल कंपनी के साथ AI में इन एनी के सभी IT कंपनियां फोकस कर रही है और HCL टेक पर भी ये बड़ी खबर निकल कर आई है, कंपनी ने नई अग्रीमेंट साइन की है। टाटा पावर कंपनी ने अपने ऑपरेशंस टेम्पररी सस्पेंड किए हैं मुंद्रा में। कंपनी ने कहा कि 31 दिसंबर को ये ऑपरेशंस रिज्यूम होते हुए नजर आएंगे, तो इस खबर के दम पर टाटा पावर में भी एक्शन दिखेगा। नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पर नजर आ सकता है। आशियाना हाउसिंग फाइनेंस 11 दिसंबर 11 दिसंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी। फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा। HUL एक्स डीमर्जर ट्रेड होगा आइसक्रीम बिजनेस में। क्वालिटी वॉल्स सेपरेटली लिस्ट होगा, तो इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रहेगी। और लास्ट में कैम्स की बात करते हैं, जहां पर एक्स स्टॉक स्प्लिट स्टॉक ट्रेड होगा 1:5 के रेशियो में, तो कैम्स पर भी यहां पर एक खबर निकल कर आई है। तो कई सारे स्टॉक एडजस्टमेंट्स, खबरों और डिविडेंड्स के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। शुक्रिया आशीषा ये पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविनाश सर, आपसे अब शुरू करूंगा आईटी सेक्टर के साथ। हमने कल देखा था टेक स्टॉक्स में लगातार दूसरे दिन रैली थी, हालांकि बाजार काफी उतार चढ़ाव भरा था, उसके बावजूद हमने देखा था टेक में अच्छी गेंस दिखे थे। कोफोर्ज, मिड कैप से और TCS दिग्गज कंपनियों में से अच्छा सपोर्ट मिला था, तो ये एक अहम अपडेट है। लेकिन उससे पहले एक नीचे ITC होटल को लेकर बैट ने शेयर बिक्री के साइज में बढ़ोतरी की है, ये खबर आ रही है। हमने ब्लॉक डील की खबर आपको दी थी। ITC होटल्स में से जो ब्लॉक डील साइज है वो 33 करोड़ से बढ़ाकर उन्हें 43 करोड़ डॉलर का कर दिया है, यानी और बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है, उस पर आप नज़र ज़रूर रखिएगा। ये एक अहम अपडेट है ITC होटल्स के लिए। और ब्लॉक डील की साइज की उन्होंने 33 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 43 करोड़ डॉलर का कर दिया एजेंसी के जरिए से। सर पहले सर ITC होटल पर ही एक राय दे दीजिए, उसके बाद मैं IT सेक्टर पर आपसे आता हूँ। अविनाश सर। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। मुझे लगता है कि देखिए जो बैट का बल्क डील है वो एक तरीके से कंपनी के लिए अच्छा है। मेरे ख्याल से पूरी तरह से ITC होटल्स एक इंडियन कंपनी बनेगी और इंडिया में सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो होटल चेन है वो ITC होटल चलाता है। हमारा मानना है कि फंडामेंटल्स की बात करें तो स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है और ऐसे लेवल पे आया है जहां पे लॉन्ग टर्म निवेश का एक विचार हम कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अक्टूबर टू मार्च एक बिजी सीजन होता है, फेस्टिवल सीजन। उसके बाद काफी अपबीट नंबर्स आने की अपेक्षा है सेकंड हाफ में। और मोर इम्पोर्टेंटली जो ARRs है वो अभी भी मेरे ख्याल से जो लग्जरी और सेमी जो मीडियम कैटेगरी के होटल्स है जहाँ पे ITC होटल्स काम करते हैं वहाँ पे अच्छी तरह से बढ़े। तो हमारा मानना है कि देखिए लॉन्गर टर्म के लिए अगर ये सेल होती है, अगर थोड़ा सा शेयर में थोड़ा कमजोरी आपको आज देखने को मिलती है, तो खरीदने का मौका समझना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी और होटल सेक्टर में हमारा मानना है कि अगले 12 से 15 महीने का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। और इसमें ITC होटल्स जिस प्रकार का होटल चलाते हैं, जिनकी साइज है, ज्योग्राफिकल रीच है, डेफिनेटली इनको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर ये अपडेट ITC होटल्स को लेकर। लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान ने अब ज्वाइन कर लिया, रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पावर ट्रेड में। रत्नेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और काफ़ी अहम दिन कंसिडरिंग की पॉलिसी का ऐलान होने वाला है, लेकिन चलिए बाजार की चाल तो समझेंगे आपसे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी आज की कोई ट्रेडिंग कॉल से शुरुआत इसी से करते हैं। गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। बिल्कुल बाजार में ऐसा लगता है RBI की पॉलिसी अनाउंसमेंट पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा। अनाउंसमेंट के बाद में जो 2-3 दिन से हमको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमको देखने को मिल सकता है। पर मैं 2 बाय कॉल है, मैं काफी टाइम से सीमेंस में कंटिन्यू बाय दे रहा हूँ। इसमें काफी अच्छा फॉर्मेशन बना हुआ है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है फिर वापस से एक नई तेजी चालू करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंस बाजार का आउट परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे 3330 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएगा, 3430 रुपए के टारगेट में यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा IT सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे बाजार को, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर कोई नेगेटिव आता है तो IT सेक्टर वापस से बाजार को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे 6410 का स्टॉप लॉस लगाएगा, परसिस्टेंट बाय करने की सलाह लेगी। 6520 के टारगेट हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट,
चलिए, तो रत्नेश की ये ट्रेडिंग कॉल जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, पर्सिस्टेंट में खरीदारी की सलाह, 6520 का टारगेट और 6410 का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे। और इसी के साथ हमारे साथ अब यहाँ पर एक और ट्रेडिंग कॉल सीमेंस में इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, 3430 का टारगेट दिया है, 3330 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह सीमेंस में भी दी जा रही है रत्नेश गोयल की तरफ से। लेकिन हमारे साथ अब चर्चा में प्रदीप हलदार भी जुड़ चुके हैं और साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस का क्या आकलन है, उनके कॉल्स क्या हैं, ये सब पर हमें बातचीत करनी है। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार पावर ट्रेड कंटिन्यू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड और हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर हम बातचीत कर रहे हैं और आरबीआई पॉलिसी के ऐलान पर भी किस तरह के ट्रेडिंग कॉल्स आपको लेने चाहिए, इस पर फोकस है। लेकिन अब फोकस को आगे बढ़ाते हैं और ब्रोकरेज हाउसेस की कॉल्स कहां पर है। हमारे साथ तृप्ति उपाध्याय हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। बताइए तृप्ति, ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पे आज क्या क्या स्टॉक्स हैं? बिल्कुल कविता, और इंडिगो के साथ ही शुरुआत करते हैं क्योंकि 2 दिनों से यहाँ पर दिक्कतें चल रही है, लेकिन ब्रोकरेजेस यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव नज़र आ रही है। सिटी ने यहाँ पर खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य आपको बता दें 6500 का दिया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 20% का अपसाइड यहाँ पर रहा है। मैनेजमेंट का भी यहाँ पर कहना है कि अभी ऑपरेशंस में थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स यहाँ पर इम्पैक्ट हुई है। बेहतर ऑपरेशंस के लिए कंपनी ने कई सारे स्केड्यूल्स में भी बदलाव किया है। तो नियर टर्म में अभी आपको ऑपरेशंस में दिक्कतें दिख रही है, लेकिन आगे जाकर यहाँ थोड़ी सी अगले महीने तक नॉर्मलाइजेशन होने की यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने भी इंडिगो पर अपनी राय रखी है। ओवरवेट की रेटिंग यहाँ पर इन्होंने दी है, लेकिन टारगेट घटा दिया है, 6698 से घटाकर 6540 का कर दिया है। कंपनी अभी कॉस्ट हेडविंड्स का यहाँ पर सामना कर रही है, लेकिन ये दबाव पूरी इंडस्ट्री पर दिख रहा है। लेकिन अगर कैपेसिटी देखें तो वो फुल ऑन टाइट है यहाँ पर, इसकी वजह से ये थोड़े से पॉजिटिव है। आगे जाकर इनका है कि एयरफेयर में आगे जाकर हमको थोड़े से प्राइजेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। FY27 और FY28 के लिए EPS अनुमान इन्होंने 20% तक घटा दिया है। मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने प्रेस्टीज एस्टेट्स पर अपनी राय रखी है। खरीदारी की राय है, लक्ष्य आपको बताए 2295 रुपये का दिया है। कंपनी ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और साथ ही दिल्ली NCR में यहाँ पर मजबूत ट्रैक्शन यहाँ पर दिखाया है, साथ ही पुणे में भी ये स्केल अप कर रहे हैं। कमर्शियल पोर्टफोलियो में 57% का CAGR ग्रोथ की उम्मीद है। साथ ही रिटेल पोर्टफोलियो FY20 तक यहाँ पर 3 गुना रेंटल डिलीवर करेगा। साथ ही रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही सेगमेंट में यहाँ पर तेज़ ग्रोथ की ये उम्मीद लगा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने GSW इंफ्रा पर भी अपनी राय रखी है। यहाँ पर उनकी खरीदारी की राय है, लक्ष्य आपको बताए 360 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। जो ओमान के साथ पार्टनरशिप हुई है उसके चलते यहाँ पर इनको कैपेसिटी में विस्तार को सपोर्ट यहाँ पर मिला है इस पार्टनरशिप के कारण, और क्षमता बढ़ने के साथ साथ अब थर्ड पार्टी कार्गो शेयर को भी कंपनी यहाँ पर मजबूत कर रही है। FY26 में कार्गो वॉल्यूम 8 से 10% रहने का अनुमान है। साथ ही FY25 से 28 के दौरान 15% की CAGR वॉल्यूम ग्रोथ का ये अनुमान लगा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर रुपये पर भी अपनी राय दी है, क्योंकि लगातार यहाँ पर रुपया कमज़ोर हो रहा है, जिसके चलते इन्होंने अपनी राय रखी है। जो रुपये में हमको कमज़ोरी लगातार देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट जो बड़ा है और जो FIs की तरफ से लगातार सेलिंग आ रही है, उसका प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितताएँ बनी हुई है, उसके कारण भी एक प्रेशर यहाँ पर रुपये पर बिल्ड हो रहा है। अगर US के साथ ट्रेड डील हो जाती है तो हमको यहाँ FY26 के फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी सी मजबूती रुपए में देखने को मिलेगी। साथ ही आज की RBI की क्रेडिट पॉलिसी पर भी नज़र है, ये भी रुपये की मजबूती को काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। देखना होगा किस तरह की क्रेडिट पॉलिसी आती है और उसके बाद रुपये में थोड़ा सा यहाँ पर हमको मजबूती देखने को मिलेगी। जी कविता। और राइट, शुक्रिया। चलिए, यहाँ पर तमाम डिटेल्स आपने दे दी, ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर क्या कुछ खास है। और अब हमारे एक्सपर्ट्स को भी शो में शामिल करते हैं। PHD कैपिटल से प्रदीप हलदर से बातचीत करते हैं। प्रदीप, हाय मॉर्निंग और स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। और बाजार का सेटअप भी समझेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर बातचीत करेंगे, लेकिन आपकी ट्रेडिंग कॉल्स अगर कोई है तो दीजिएगा।
हाय, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द शो मुझे लगता है कि एक बार एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मेरे तरफ से रहेगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM एंड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी। देयर आर नो गारंटी फॉर परफॉर्मेंस। एंड देखिए, आज का कॉल जो मेरा रहेगा वो रहेगा ACL टेक्नोलॉजी। एंड जिस तरीके का एक आईटी में रैली चल रहा है और आईटी हमें लगता है कि यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। ACL टेक्नोलॉजीज अभी का प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 1654 के आसपास। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाई करना चाहिए। टारगेट होगा 1685 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 1730। एंड एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 1620 के आसपास का एक स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना चाहिए और मिनिमम 4 से 5 दिन का एक व्यू करना चाहिए। और सेकेंड और एक पिक रहेगा मेरे तरफ से, वो है नैटको फार्मा। मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके का मार्केट में प्रेशर्स है और कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी है मार्केट में, तो फार्मा और आईटी दोनों सेक्टर है जहाँ पे सेफ बेट लगाया जा सकता है। नैटको फार्मा का मुझे लगता है कि बाई करना चाहिए, लेकिन 955 के अगर एवोव सस्टेन होता है तब उसमें फर्स्ट टारगेट रहेगा 985 के आसपास एंड सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 1015 के आसपास सेकंड टारगेट होना चाहिए। एंड उसके इसमें भी एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए 909 के आसपास। व्यू रहेगा 5 to 7 डेज के लिए। एंड ओवरऑल ये दोनों कॉल में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सजेशन रहेगा जी। तो ये दो टॉपिक आपकी तरफ से, प्रदीप जी की तरफ से आ गए, लेकिन दो स्टॉक्स पे चर्चा करना आज बहुत ज़रूरी है। वो है एक केन्स टेक्नोलॉजीज़ का और दूसरा इंडिगो का। दोनों आज काफ़ी कमज़ोर वापस से हो सकते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेकर सवाल उठाए थे। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा था कि सब्सिडियरी डेटा और कंपनी की रिपोर्ट में एक बड़ा अंतर था। मिसमैच की वजह से यहाँ पर चिंता ज़्यादा दिख रही है और कल 6% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ दिखी। और दूसरा इंडिगो, ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर यात्रियों के कियोस्क की वजह से और जिस तरह के क्रू रोस्टरिंग रूल में बदलाव की वजह से जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा चिंता है और ये इंटरग्लोब एविएशन दबाव आज भी जारी रह सकता है। ये इन दोनों स्टॉक्स पर एक राय अविनाश जी आपसे लेंगे। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इन दोनों खबरों को देखते हुए सर? विश्वमोहन, मुझे लगता है कि देखिए इंडिगो की अगर हम बात करें तो इंडिगो में भी आज थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर चालू हो सकता है, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने अभी भी कहा है कि अभी भी पायलटों की सप्लाई कम है, काफी कंस्ट्रेंट्स है और डीजीसीए की उन्होंने कहा है कि रूल्स रिलैक्स करे। बट मुझे नहीं लगता कि डीजीसीए इनके लिए रूल्स रिलैक्स करेंगी। मेरे ख्याल से देखिए जो रूल पहले ही अनाउंस कर दिए थे, बाकी सारे एयरलाइंस ने अडॉप्ट किया है, तो इनको भी मेरे ख्याल से इन लाइन आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मार्केट्स को डेफिनेटली एक आध हफ्ते के बाद अगर फ्लाइट्स बरोबर रिज्यूम नहीं होती तो डेफिनेटली इनके परफॉर्मेंस में और इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आज भी हो सकता है कि आपको स्टॉक थोड़ा सा निचले लेवल पे देखने को मिले। और केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए जो अकाउंटिंग नॉर्म्स उन्होंने फॉलो किए हैं और जो कोटक की इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट है, इसमें क्लियर सिग्नल है कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू हो गया था। ऑल्दो मैनेजमेंट ने ये क्लेरिफाई किया है, बट मेरे ख्याल से जब तक अगले क्वार्टर के नंबर आते नहीं हैं और मैनेजमेंट ये सारे अकाउंटिंग नॉर्म्स वापस रेक्टिफाई नहीं करती, तब तक इमीडिएटली इस स्टॉक में ऊपरी लेवल आना डिफिकल्ट है, क्योंकि वैसे भी ये स्टॉक काफ़ी फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे चल रहा है। और जैसे कभी भी कोई नेगेटिव सरप्राइज़ ऐसी कंपनीज़ में आती है, तो इसका असर इमीडिएटली इनके स्टॉक प्राइस पे आता है, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट तो पहले भी नहीं था। मेरे ख्याल से ये काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे चलता था। तो आज के सत्र में भी कोई खरीदने की राय नहीं है। मुझे लगता है आज भी शायद स्टॉक थोड़ा निचले लेवल पे ही खुलेगा। राइट, तो आज भी यहाँ पर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड निचले लेवल पर खुलेगा केन्स टेक्नोलॉजी पर, अविनाश की ये राय। लेकिन चलिए यहाँ पर रेलटेल की एक हम बात कर लेते हैं और प्रदीप आपके पास हम आएंगे। खबर के लिहाज से यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट से लगभग 64 करोड़ का ऑर्डर मिला है और पिछले कुछ दिनों अगर हम स्पेसिफिक रेल काउंटर्स की बात करें, डिफेंस काउंटर्स की बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर्स मिलने की खबरें आ रही हैं। लेकिन रेलटेल की खास बात ये है कि टेक्निकली अगर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहें तो 330 के ऊपर का एक मोमेंटम जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है और पिछले कुछ सेशन से हम देख रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड भी इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई खास स्ट्रैटेजी और कोई खास आकलन? अब देखिए, हमें लगता है कि लगातार आप देखेंगे एक लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। इनफैक्ट मंथली चार्ट, वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट तीनों टाइम फ्रेम में ही नेगेटिव है। सो यहाँ पे 350 एंड अबव क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा हुआ है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इंपॉर्टेंट रहेगा 320 का एक लेवल। कभी भी 320 अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है
तो आपको एग्जिट करने का सलाह रहेगा। अगर कुछ भी मोमेंटम आता है तो एट फर्स्ट 350 के ऊपर ही कुछ यहाँ पे मोमेंटम नेक्स्ट पुल बैक आ सकता है, तो 350 के लिए एक बार वेट करने के लिए सलाह होगा। 350 एंड अबव मुझे लगता है कि यहाँ पे एक हाई मोमेंटम पॉसिबल होगा। उस केस में तो 380 400 तक भी मोमेंटम पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल लास्ट कुछ दिनों से कुछ भी मोमेंटम नहीं है, अभी 350 के लिए वेट करना चाहिए। और राइट, रियल टेल पर यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड और 350 तक के लेवल्स बहुत ज़रूरी है, उसके बाद एक अप मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए हम एक काम करते हैं, पावर ट्रेड में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे सहयोगी भी रिसर्च लेकर आ रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक, उन पर बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और पावर ट्रेड में वापस से आपका स्वागत करते हैं। ग्लोबल क्यूज अगर आज देखें तो आज बहुत ही सुस्त शुरुआत के ही संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी देखिए 26,190 के आसपास है, हल्की तेजी दिख रही है और ग्लोबल मार्केट से भी मिले जुले संकेत ही दिख रहे हैं। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे 3 मेहमान बने हुए हैं, रत्नेश गोयल जी हैं, प्रदीप हल्दर हैं और अविनाश गोरक्षकर हैं। एक स्टॉक और आईटी की हम बातचीत कर रहे थे ब्रेक से पहले, जहां पर हमने देखा था कि लगातार दूसरे दिन कल अच्छी तेजी यहां पर दिखी थी। रत्नेश जी आप बताइए, आईटी में कोई पिक है क्या? क्या एक सेक्टर रोटेशन के तौर पे या करेंसी सेंसिटिव प्ले के तौर पर यहां पर कोई मौके ढूंढने चाहिए क्या आईटी में? आईटी में बिल्कुल, मैंने जैसे परसिस्टेंट मेरा मॉर्निंग पिक पे दिया है तो वो काफी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा फिर अगर चलिए मार्केट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वमन। शुरुआत कर लेते हैं मार्केट लाइव की, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास और जानते हैं वो आरबीआई हेडक्वार्टर से में मौजूद है और जहां पर एमपीसी बैठक का आज फैसले का दिन है। अंकुर बताइए क्या कुछ वहां का माहौल है और आपकी रीडिंग क्या कह रही है आज एमपीसी बैठक को लेकर? आपने भी कई रिपोर्ट्स पढ़ी होगी, वहां पे कई एक्सपर्ट से बातचीत भी होगी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है पॉलिसी को लेकर? ही एक पेचीदा मामला है गवर्नर साहब के लिए, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें, क्योंकि जो आरबीआई है वो डेटा डिपेंडेंट होता है, तो एक तरफ तो हमारे पास इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं। सीबीआई क्या बोल रहा है? सीपीआई बोल रहा है कि 0.25% हम लास्ट मंथ में आए हैं। चलिए हम 1 महीने की भी बात नहीं करते हैं, मैं पिछले 6 महीने की बात करें तो आरबीआई का प्रोजेक्शन था उससे काफी बेहतर आए हैं। जो हम लास्ट क्वार्टर के अगर हम एवरेज करें तो 1.6% रहा है। पूरे साल का जो प्रोजेक्शन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 2.6% था, उससे हम बेहतर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई को क्या करना है, ग्रोथ पर भी नजर रखनी है। ग्रोथ के आंकड़े जो है वो 6 क्वार्टर हाई पे आए हैं 8.2%। अगर मैं H1 को पूरा एवरेज आउट करूं तो 8% ऑलरेडी हो चुका है, तो ग्रोथ ऑलरेडी आ रही है। तो इसलिए बड़ा ही डिवाइडेड हाउस जैसा मामला है। एक तरफ अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो बिल्कुल रेट कट बनता है इस बार 0.25% का, लेकिन अगर ग्रोथ के आंकड़े इतने अच्छे आ रहे हैं तो एक केस ये भी बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेट एंड वॉच कर सकता है, जो कि पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में भी डिटेल किया था कि वो डेटा को वॉच करेंगे। और एक वो जो ओवरहैंग अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील का है वो अभी भी बना हुआ है, वहां पर किसी भी तरीके का कोई रिलीफ नहीं है। रुपये की वोलेटिलिटी आपने देखी होगी कि एक तरफा उसमें जो कमजोरी आती जा रही है, तो वहां पर ये सारी चीजें हैं जो वे इन कर सकती हैं पॉज के लिए, तो वो भी एक संभावना बनती है। हालांकि मार्केट जितना हमने पोल किया था यहाँ पे 18 स्वदेश में, वहां पे तो यही आया था कि 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट रेट में कटौती हो सकती है, लेकिन एक बड़ा केस बनता है इस बार पॉज के लिए। उसके लिए बनता है कि इंडिकेटर भी जाएगा, क्यों इंडिकेशन भी जाएगा इकोनॉमी के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से रुपया कमजोर हुआ है तो कोई भी नहीं चाहेगा, और यहाँ पर अगर ब्याज दरें घटती है तो एक निगेटिव सेंटीमेंट भी हो सकता है। तो दोनों आरबीआई के पास काफी दुविधा होगी। शुक्रिया अंकुर, आप नज़र बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी चर्चा होगी और पूरे दिन भर का ये एक्शन और किस तरह के फैसले होते हैं डेफिनेटली इस पर असर रहेगी। और 9:45 से एक अहम कवरेज भी शुरू कर रहे हैं जहां पे दिग्गज एक्सपर्ट्स, मार्केट के बड़े एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ साथ होंगे ही, बड़े इकोनॉमिस्ट भी होंगे, बैंकर्स भी होंगे, तो दिन भर हम उनसे चर्चा करेंगे, प्री पॉलिसी भी और पॉलिसी के डिसीजन के बाद भी क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते, एक और अहम खबर है जो आज पूरे दिन फोकस में फिर से रह सकता है, वो है इंडिगो का। पिछले 5 दिनों में इंडिगो की 550 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और अब इंडिगो को एविएशन मिनिस्ट्री से कड़ी फटकार पड़ी है। डीजीसीए ने इस गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी है। पूरे अपडेट के साथ अतुल सिंह हमारे साथ है। अतुल बताइए क्या क्या कहा गया है, कंपनी को डीजीसी ने क्या
नोटिस भेजा है और उनके अधिकारियों को भी कल तलब किया गया था, और क्या जानकारी है? माफ कीजिएगा, अतुल नहीं, नीलेश है। नीलेश बताइए क्या डिटेल्स लेकर आए हैं आप? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज लगातार चौथा दिन है जहां पर हवाई यात्रियों के लिए मुसीबत भरा दिन साबित होता नजर आ रहा है। बीती शाम डीजीसीए और मिनिस्ट्री द्वारा, एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा तमाम अधिकारियों को, इंडिगो के अधिकारियों को सम्मन किया गया था, जिसमें इस बात को लेकर उन्हें फटकार भी लगाई गई कि किस तरीके से तमाम जो हवाई यात्री हैं उनके लिए लगातार बीते 3 दिन मुसीबत भरे साबित हुए हैं। इंडिगो द्वारा ये अपील की गई या कहीं कारण बताया गया कि हालिया जो नॉर्म्स सेट किए गए थे, जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL है, उसके चलते जो गैप है, मिसकम्युनिकेशन है, वो कंपनी में हुआ और इसी के चलते जो तमाम फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस हैं वो देखने को मिल रही है। लेकिन मिनिस्ट्री द्वारा ये फटकार लगाते हुए ये भी कहा गया कि हम लगातार आपकी एयरलाइंस पर निगाहें बरकरार रखे हुए हैं और आपको जल्द से जल्द इसे एक सोल्यूशन के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट करना होगा। फिलहाल इंडिगो की तरफ से एक माफ़ीनामा भी जारी किया गया है, कंपनी के CEO द्वारा ये माफ़ीनामा जारी किया गया है, जिसमें तमाम जो कारण हैं उसका स्पष्टीकरण दिया गया है, जिनमें फ्लाइट डिस्ट्रप्शन के पीछे प्रमुख कारण स्टाफ की कमी, मौसम, बिगड़ता मौसम और FDTL को प्रमुख कारण बताया गया। हालांकि ज़मीनी हकीकत जो है वो और भी ज़्यादा बुरी नज़र आ रही है, क्योंकि तमाम जो यात्री हैं वो बीते 3 दिनों से एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उन्हें वहां जानकारी दी जाती है कि आपकी फ़्लाइट डिले है। कई घंटे एयरपोर्ट पर बिताने के बाद उन्हें जानकारी दी जाती है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो चली है। तो ये सिलसिला लगातार बीते 3 दिनों से हमें देखने मिला है। आज भी जब हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो तमाम यात्रियों ने इस बात को लेकर नाराज़गी जताई कि फ़्लाइट कम्युनिकेटर्स द्वारा किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं एस्टैब्लिश किया जा रहा है। वो अपना लंबा सफ़र तय कर एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहाँ कई घंटे बाद उन्हें इस बात की जानकारी दी जाती है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। अब इसमें मुसीबत ये भी है कि जब वो किसी अन्य फ्लाइट को बुक करने जाते हैं तो वहाँ पर 3 गुना जो दाम है वो बढ़ चुके हैं। और ये सिर्फ फ्लाइट बुकिंग्स के लिए नहीं, बल्कि जो स्टे है यानी होटल अकोमोडेशंस हैं वहाँ भी दाम जो है वो 3 गुना पहुँच चुके हैं, आसमान छूने वाले दाम पहुँच चुके हैं। और ऐसे में जो यात्री हैं उन्हें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एक यात्री से हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि वो बीते 3 दिनों से एयरपोर्ट परिसर में ही अपना दिन काटते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा नीलेश आपने, काफी दिक्कतें हो रही, काफी यात्रियों से लगातार आप लोग उनके बाइट्स हम तक पहुंचा भी, लेकिन दिक्कतें तो काफी ज्यादा है। और आज ये स्टॉक आज भी फोकस में रहेगा, क्योंकि जिस तरह की चिंताएं इंडिगो को लेकर बनी है। प्री ओपनिंग के ट्रेड्स यहां पर दिखने शुरू हो चुके हैं। निफ्टी को देखिए करीब करीब 35 अंकों की गिरावट दिख रही है, यानी कमजोर शुरुआत के संकेत मिले। लेकिन इस बीच एक पॉजिटिव खबर यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकवरी दिख रही है। 89 रुपए 80 पैसे के आसपास रुपया दिख रहा है डॉलर के मुकाबले। कल का जो लो था 90 रुपए 42 पैसे, वहां से अगर आप देखें तो 62 पैसे तक की रिकवरी आ चुकी है। एक अच्छी रिकवरी कह सकते हैं यहाँ तक रुपए में डॉलर के मुकाबले आई है। देखते हैं आरबीआई का फैसला किस तरह का होता है, ये यहाँ पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक और अहम खबर है, वो है रूस के साथ जो डिफेंस को लेकर बड़ी पार्टनरशिप हो सकती है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। एक राय आपसे मैं लूंगा, प्रदीप जी, क्या लग रहा है कौन कौन से स्टॉक्स आज नजर में रखने चाहिए? भारत डायनेमिक्स को लेकर तो कहा जा रहा है कि मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक बड़ी पार्टनरशिप वहां के रूस के कंपनी के साथ हो सकती है। इसके अलावा और कौन कौन से डिफेंस स्टॉक जिन पर नजर रखनी चाहिए हमें? देखिए ऑब्वियसली डिफेंस एक बहुत बड़ा थीम है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस ओवरऑल थीम को लेके। आप बीडीएल का ही अगर हम बात करेंगे तो बीडीएल अभी ऑलमोस्ट 1537 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि एक कंफर्टेबल जोन में है, एक वैल्यू जोन में है, टेक्निकली फंडामेंटली बोथ, एंड करेंट जोन से भी मोटा मोटा 20 से 25% नेक्स्ट 2-3-4 महीने का एक व्यू मुझे लगता है कि लेके चलना चाहिए। एंड सेकंड स्टॉक रहेगा एचएल। एचएल आप देखेंगे ऑल ओवर दुनिया में टॉप 15 अगर कोई भी डिफेंस कंपनी का नाम आता है उसमें से इंडिया का पहला कंपनी का नाम आता है एचएल। सो हमें लगता है कि 4520 के आसपास अब देखेंगे, अभी प्री ओपन का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे 4250 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और यहाँ पे आप लॉन्ग कीजिए विथ हॉराइजन ऑफ मिनिमम 6 से 8 महीने का व्यू रखिए, तो आपको यहाँ पे 5400 उसके बाद 5500 के आसपास एक टारगेट मिल सकता है। तो ये दोनों स्टॉक मोटा मोटा आज डिफेंस एक रडार पे रहने वाले, और जैसे ही डील होता है उसके बाद
देखेंगे, एक बार आगे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स में मैं बहुत बुलिश हूँ जी। चलिए अब शिवांगी जी को भी वेलकम करते हैं। शिवांगी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप बता दीजिए आपके ट्रेड्स क्या हैं, आज के टॉप ट्रेड्स क्या हैं? बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि बाजार में 26,000 एक मेक और ब्रेक जोन बन रखा है और ये डिसाइसिव मेक और होल्ड लेवल्स है जो डिसाइड करेगा मार्केट का स्टांस नेक्स्ट। पर ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बरकरार है और कल एडवांसेस मोर देन द डिक्लाइंस जो है वो थे, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक सपोर्ट पेस बाइंग काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा सीमेंट्स पर, जहां पे हमने देखा है कि फ्रेश लॉन्ग्स ऐड होने शुरुआत हुए हैं पिछले 3 दिनों से और वीकली बेसिस पे भी अपना एक प्रीवियस हर्डल जोन यानी कि 3350 का वो निकाल के अब उसके ऊपर होल्ड करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी खासी मोमेंटम बरकरार रहेगी एंड नेक्स्ट जो है 3500 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे 3300 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है, तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ आते हुए शिवांगी से, लेकिन 9:08 हो चुके हैं, करीब 7 मिनट बाकी है बाजार खुलने में। तो ऐसे में 9 के नवरत्ना हमारा खास सेगमेंट हम आपके सामने लेकर आते हैं और रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर बताएं कौन से वो 9 स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन दिखेगा आज? जी, तो सबसे पहले इंडिगो के इंटीग्रल एविएशन की बात करते हैं। यहाँ पर आज ये स्टॉक फिर से फोकस में रहने वाला है। कल इसमें जो है काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी उसने ऑपरेशनल चैलेंजेस की वजह से, लेकिन आज उस पर कंपनी ने कहा है कि जो ऑपरेशनल चैलेंजेस के लिए उन्होंने जो है पब्लिकली अपॉलॉजी दी है और इंडिगो ने रिक्वेस्ट किया है कि न्यू FDTL नॉर्म्स ट्रैवल सीजन के बाद तक एबेंस में रखे जाएंगे। सो इसके चलते आज भी इसमें प्रेशर देखने को मिल सकता है और कुछ ब्रोकरेजेस ने जो है यहाँ पर जो स्टॉक का टारगेट प्राइस है उसको घटाया है, जिसके चलते इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है और प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा जो स्टॉक है श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स, इसमें जो है आज फोकस में रह सकता है एक्विजिशन के चलते। यहाँ पर कंपनी ने एंटोलिन लाइटिंग, ग्रुपो एंटेलिन इंडिया एंड ग्रुपो एंटोलिन चेकन के शेयर्स जो है एक्वायर करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है और इस एक्विजिशन का जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो यूरो 159 मिलियन है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1670 करोड़ का है। सो इस एक्विजिशन के चलते इसमें जो है फोकस में रह सकता है और प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है करीब 4% के आसपास की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। तीसरा स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, जहाँ पर कंपनी की मटेरियल होली ओन सब्सिडरी ने नाइट्रिक एसिड प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है वो कमेंस कर दिया है, जो कि गुजरात में लोकेटेड है और इस प्रोजेक्ट का जो कैपेक्स वो अप्रॉक्सीमेटली 515 करोड़ का था। जेनटेक भी फोकस में रह सकता है ऑर्डर विन के चलते हैं, जहाँ पर कंपनी को जो 120 करोड़ का ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और ये ऑर्डर जो है CTN यानी कंप्रेहेंसिव ट्रेडिंग नोट के लिए है, जो कि ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और इक्विपमेंट सप्लाई इंक्लूड है इसमें। एक और स्टॉक है जो ऑर्डर विन के चलते फोकस में रह सकता है, तो वो है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो है 64 करोड़ का जो है वर्क ऑर्डर मिला है और कंपनी को ये वर्क ऑर्डर जो है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से मिला है। लॉयड इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने इटालियन कंपनी वर्चुअल लैब्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है रडार टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए डिफेंस और सिविल एप्लीकेशंस में। आशियाना हाउसिंग भी आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर कंपनी को जो है 11 दिसंबर 2025 को बोर्ड मीट है, जिसमें कंपनी जो है फंड रेस पर विचार करने वाली है। आठवां जो स्टॉक है HUL, जहाँ पर HUL का स्टॉक जो है आज एक्स डीमर्जर ट्रेड करेगा आइसक्रीम बिजनेस डीमर्जर के लिए। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर आज कैम्प्स में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कैम्प्स का जो स्टॉक्स है वो एक्स स्टॉक स्प्लिट ट्रेड करेगा, जिसका और स्टॉक स्प्लिट का जो रेशियो है 1:5 है। सो जिसके चलते इसमें भी जो है एक्शन देखने मिल सकता है। ओके नवरत्न, ये 9 स्टॉक्स जहां पर ऑलरेडी प्री ओपन में एक्शन दिखा है और मार्केट खुलने के बाद भी काफ़ी सारा एक्शन यहां पर दिखेगा। रविंदर बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और 26,000 के पास निफ्टी कारोबार करता हुआ प्री मार्केट ओपन और ग्लोबल बाजारों से संकेत भी ठीक ठाक ही थे, लेकिन इस बीच श्रीराम पिस्टॉन्स एंड रिंग्स इस एक स्टॉक पर नजर डालेंगे। रविंदर ने अभी अभी उसकी बात की जहां पर एक 1670 करोड़ के शेयर अधिग्रहण के लिए समझौता कंपनी ने किया है और प्री ओपन में स्टॉक 4% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। अगर आप हमें बता पाए शिवांगी, टेक्निकली क्या आप ये स्टॉक ट्रैक करती है और अगर हाँ तो क्या व्यू होगा? 4% की तेजी ऑलरेडी प्री ओपन में यहाँ पर दिखी है।
जी बिल्कुल, इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि अच्छी मोमेंटम आज बनी हुई है एंड जिस तरह से प्राइस एक्शन है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स रहे हैं एक दायरे में। लगातार पिछले 8 सेशन से ये अपने 50 डेमा को क्रॉस नहीं कर पाया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत रेजिस्टेंसेस इंटैक्ट है 2680 के लेवल्स पर। तो 2680 अगर ये स्टॉक क्रॉस करके होल्ड करते हुए नज़र आता है, फिर यहाँ पे एक बाय ट्रेड बन रहा है, वरना एक दायरे में फँसने की चांसेस रहेगी। तो हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें स्टॉक में। हालाँकि पोज़िशनली ये स्टॉक एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में कामकाज करते हुए दिखा है। लगातार पिछले 4 सालों से ये स्टॉक आउट परफ़ॉर्म किया है एंड मोमेंटम है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ी वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से वेट एंड वॉच करने की सलाह, लेकिन फंडामेंटल वजह के चलते स्टॉक में 4% की तेजी प्री ओपन में और शायद बाजार खुलने के बाद भी यही इसी तरह का एक्शन आज के सत्र में दिखेगा। लेकिन रत्नेश जी, बाजार खुलने में 1 मिनट बाकी, इसके पहले आईटी सेक्टर पर आपका नजरिया लेना चाहूंगी। रुपी रिकॉर्ड लो पर है, जिसके चलते आईटी सेक्टर में कल के सत्र में भी सबसे ज्यादा एक्शन दिखा था और आज भी प्री ओपन रेट सेटल होने के बाद इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो जैसे स्टॉबी स्टॉक्स तेजी के साथ कारोबार करते हुए ही नजर आ रहे हैं। क्या व्यू होगा आपका आईटी पर? आईटी में बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हमने भी सुबह मॉर्निंग में आईटी रिकमेंडेशन दिया है स्टॉक ऑफ द डे में, तो मुझे ऐसा लगता है जो अगर थोड़ा बहुत भी कुछ नेगेटिविटी कुछ इससे आती है तो आईटी सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आईटी स्टॉक को बिल्कुल नजर रखना चाहिए। जैसे टेक महिंद्रा है, विप्रो आपने जिक्र करा है, LTIM है, परसिस्टेंट है, तो इन पे जरूर नजर रख सकते हैं। और आपने अपनी पिक पहले भी बताई थी, 2 और नए पिक आपने ऐड किए हैं आईटी सेक्टर को लेकर। चलिए बाजार की ओपनिंग की तरफ बढ़ते हैं। बाजार में कमजोर सुस्त शुरुआत के ही संकेत दिख रहे हैं, हल्की नरमी दिख सकती है। 26,000 के आसपास की शुरुआत निफ्टी की हो सकती है, ऐसे संकेत दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक में आज फिर से कमजोरी दिख सकती है। हालांकि निफ्टी में हमने कल देखा था कि 4 दिनों की गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी यहां पर लौटी थी और 26,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ था। आज कौन से सेक्टर हैं जो फोकस में रह सकते हैं? एक तो डिफेंस सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि रूस के साथ नए पार्टनरशिप के ऐलान कुछ हो सकते हैं। कुछ कंपनियां खास करके ज़्यादा यहां पर फोकस रहेगी, जिसमें भारत डायनेमिक्स, BEL जैसी कंपनियां आज ज़रूर रडार पर रहेंगी। इसके अलावा सरकारी कंपनियां भी, PSU कंपनियों पर भी आज नजर रखिएगा। और रियल एस्टेट कल के सत्र में तेजी दिखी थी और आज भी वो तेजी कहीं जारी रह सकती है। बाजार की शुरुआत हो चुकी है, कमजोर शुरुआत हुई है। 26,000 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में देखिए 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट शुरुआती कारोबार में दिख रही है। सेंसेक्स करीब 140 अंक नीचे। सपोर्ट बाजार को कहां से आ रहा है? तो सपोर्ट मिला है आईटी से। लगातार तीसरे दिन आईटी शेयरों से यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। PSU कंपनियों से, सरकारी बैंकों में भी आज रिकवरी है। इसके अलावा पावर स्टॉक्स है। मिड कैप में चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स भी आज तेज नजर आ रहे हैं। आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं मेटल स्टॉक्स, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियलिटी सपाट दिख रहे हैं। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक तीनों दिग्गज हेवीवेट्स में आज अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। इसके अलावा इटर्नल, श्रीराम फाइनेंस, BEL, SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स में भी शुरुआती कारोबार में ठीक ठाक तेजी दिख रही है। इसके अलावा LNT भी काफ़ी फोकस रहेगा रूस के साथ नए पार्टनरशिप को लेके, चाहे वो न्यूक्लियर डील को लेकर, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर कोई नई डील होती है उसको लेकर हो, या फिर किसी और साइड में भी यहाँ पर फोकस में रहेगा। जो स्टॉक्स आज दबाव में दिख रहे हैं उनमें HUL डिमर्जर, हालांकि HUL में आज डिमर्जर के लिए प्री स्पेशल सेशन है 9 से 10 का। देखते हैं किस तरह के भाव यहाँ पर निकल के आते हैं HUL के लिए। तो ये इसको अभी हटाते हैं, आपको 10 बजे इसका अपडेट देंगे। इंटरग्लोब एविएशन कल की गिरावट आज भी कंटिन्यू हो रही है। सरकार ने लगातार दबाव बनाया और इनकी भी जो क्रू रोस्टरिंग के जो नए नियम है उसको टालने की मांग की गई है इंटरग्लोब से। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि एक आध क्वार्टर लगेगा अब वापस से उस तरह की रिकवरी जो दिखा रहा था इंटरग्लोब एविएशन, वैसी रिकवरी में। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज आधे % की गिरावट है, तो हेवी वेट से भी आज दबाव दिख रहा है। टाटा स्टील देखिए ये भी आधे % कमजोर है। अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को जैसे स्टॉक है जहां पे कमजोरी दिख रही है। प्राइवेट बैंकों में HDFC बैंक हेवी वेट, यहाँ पर भी आज कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, कल हमने देखा था JLR के जो बिक्री के नंबर आए थे UK JLR के, वो काफ़ी कमजोर थे और आज भी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में गिरावट दिख रही है। चलिए कुछ डेरिवेटिव मार्केट में देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह के
पोजीशन बनते दिख रहे हैं। तो आज सबसे ज़्यादा शुरुआती कारोबार में जो लॉन्ग पोजीशन ऐड होते दिख रहे हैं उसमें इटर्नल है, ओबेरॉय रियलिटी है जहाँ पे अच्छी तेजी दिख रही है, इसके अलावा पीवी फिनटेक है, मारुति है, विप्रो है, मुथूट फाइनेंस में हमने कल देखा था करीब 1.25% की गिरावट, आज के सत्र में यहाँ पर तेजी दिख रही है। बीएससी, एसआरएफ, डीएलएफ, एमसीएक्स जैसे स्टॉक्स है जहाँ पर अच्छी तेजी, अच्छे लॉन्ग पोजीशन ऐड होते दिख रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट की बात करें तो प्रेस्टीज एस्टेट्स आज यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, एनएचपीसी में भी शॉर्ट कवरिंग जारी है, पेटीएम में भी और एम्फैसी जैसे स्टॉक्स में भी। आईईएक्स लगातार मार्केट कपलिंग की खबर और फिर कंपनी की याचिका, उसके बाद से लगातार जो इनके इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम आए थे उसमें सुधार हुआ था और आज भी हल्की तेजी यहाँ पे दिख रही है और शॉर्ट भी कवर होते अब दिख रहे हैं। चलिए एचएल को लेकर खबर आ रही है कि 5वां F404 IN20 इंजन कंपनी को मिला है। ये एक अहम अपडेट, GE एरोस्पेस से F404 IN20 इंजन कंपनी को मिला है और शुरुआती कारोबार में देखिए हालांकि अभी सपाट शुरुआत जरूर हुई है लेकिन 2021 के ऑर्डर के तहत एचएल को ये इंजन मिला है F404 IN20। कितना अहम है कंपनी के लिए ये आगे हम चर्चा करेंगे। एचएल पर एक राय भी ले लेते हैं, एक राय डिफेंस को लेकर और एचएल को लेकर। अविनाश जी आप बताइए आपकी राय क्या बन रही है, ये जो खबरें जो डेवलपमेंट चल रही है रूस के साथ नए पार्टनरशिप को लेकर, उसको मद्देनजर देखते हुए और ये नए इंजन जो आना ही था 2021 के ऑर्डर के तहत ही ये डिलीवर होगा, क्या लग रहा है यहाँ पर कितना प्रॉस्पेक्ट है सर एचएल में यहाँ से? नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए अगर किसी का नजरिया 12-15 महीने है तो डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है, प्लस अगर आज रशिया के मीटिंग के बाद, प्रेसिडेंट के बाद अगर बड़ा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है डिफेंस को लेके तो डेफिनेटली एविएशन इंजन को लेके काफी चर्चा हुई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें एचएएल को डेफिनेटली सिग्निफिकेंट बेनिफिट होगा। मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट आने के बाद आपको एक अच्छा अपटिक स्टॉक में देखने को मिलेगा, लेकिन फंडामेंटली हम यहाँ पे पॉजिटिव है। हमको लगता है कि करीबन 4,900 4,950 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और मेरे ख्याल से एक पोर्टफोलियो कैंडिडेट है तो इसको एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप खरीद सकते हो, बट लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली काफी बढ़िया लग रहा है। तो ये नज़रिया आता हुआ याद रखिए इंडिया और रशिया के बीच बातचीत होगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच। तो आज पूरे दिन और कल के सत्र में भी कुछ डेवलपमेंट्स आते हुए नजर आएंगे। पूरे डिफेंस सेक्टर पर इसके चलते फोकस रहेगा, लेकिन एचएएल पर ये खबर और फंडामेंटल नज़रिया भी हमने आपके सामने रखा। लेकिन मार्केट खुल चुका है तो सबसे पहले ओपनिंग ट्रेड्स ले लेते हैं हमारे मेहमानों से, हमारे खास सेगमेंट ओपनिंग कॉल्स में। शिवांगी, सबसे पहले आप बता दीजिए ओपनिंग ट्रेडिंग कॉल्स कौन से होंगे? जी बिल्कुल, मार्केट्स 26,000 के लेवल्स के ऊपर काफी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए नजर आ रहा है और ऐसे में ऑटोज स्पेस और रिलेटेड काउंटर जो है उनमें एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा टीवीएस मोटर पर। इस स्टॉक में हमने देखा है कि ओवरऑल पिछले कई दिनों से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट की पूरी तैयारी हो रही है। ऑटो स्पेस में एक अच्छा एक्शन है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड होते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पे 3800 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, 3600 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज शिवांगी से आते हुए, लेकिन इस बीच प्रदीप आपसे भी पूछना चाहूंगी आपके ओपनिंग कॉल्स कौन से होंगे? देखिए एक स्टॉक है, कंपनी का नाम है HFCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। अभी 469 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक वॉल्यूम आ रहा है और कहीं ना कहीं सपोर्ट से एक बार बाउंस बैक भी दिखा रहा है। सो कहीं ना कहीं ये मेंटेन होना चाहिए। एक बार टारगेट होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 485 जाने के लिए रेडी हो रहा है। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 455 के आसपास मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे 4-5 दिन का व्यू रखना चाहिए। आज इंटरडे का कॉल नहीं है, तो 485 का रहेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आपको 500 का रहेगा, 500 सेकंड टारगेट एंड 455 के आसपास का एक स्टॉप लॉस। ठीक है, तो HFCL या हिमाद्री स्पेशलिटी, कौन सी कंपनी का नाम बताया आपने प्रदीप? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, शॉर्ट फॉर्म है HSCL। ठीक है,
तो हिमाद्री स्पेशलिटी पर ये टेक्निकल राय आपके सामने हमने रखी, तो कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ रखे। रत्नेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपके कॉल्स कौन से होंगे बाजार खुलने के बाद? बिल्कुल, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आरबीआई की पॉलिसी के पहले मारुति ऑटो सेक्टर में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मुझे मारुति में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 16,060 का स्टॉप लॉस लगा के 16,230, 16,250 ये 2 टारगेट के लिए मारुति में खरीदने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो मारुति पर ये खरीदारी की राय हमारे तीनों मेहमानों से क्या कुछ नज़रिया यहाँ पर टेक्निकल्स पर बन रहा है वो हमने आपके सामने रखा। लेकिन इस बीच कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी नज़र डालते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन दिखा है। श्रीराम फाइनेंस 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। निफ्टी 26,050 के आसपास कारोबार करता हुआ, लेकिन श्रीराम फाइनेंस 840 के पार 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी। एटर्नल और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स में भी 1 से 1.5% की तेजी दिखी है। शिवांगी, कोई स्टॉक पर आपका व्यू होगा? श्रीराम फाइनेंस, एटर्नल, मारुति, जहां पर आपको लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू होगा? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि आज एनबीएफसी स्पेस में काफी एक अच्छा एक्शन है। बजाज फाइनेंस भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर दिखा रहा है यहाँ पे, और रिलेटेड काउंटर्स में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। तो बिल्कुल हम इन स्टॉक्स को एक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नजरिया से देख सकते हैं फॉर अ क्विक अपस्विंग। और इनमें से हम देख रहे हैं कि इटर्नल एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आ चुका है और यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है। तो इस स्टॉक को भी नजर पे रखिए। 290 का एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे। ऑफ कोर्स पोजिशनली हम देख रहे हैं स्टॉक को, एंड ओवरऑल हम बजाज फाइनेंस को देख सकते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर एनबीएफसी स्टॉक्स। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर से ये टॉप पिक शिवांगी से आता हुआ, और इसी के साथ एटर्नल यानी जोमेटो पर भी हमने आपके सामने राय रखी। लेकिन एक और स्टॉक पर नजर डालते हैं जहाँ पर काफ़ी एक्शन है, और वो है डेल्टा कॉर्प। 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ये स्टॉक शामिल है। डेल्टा कॉर्प, प्रदीप, क्या राय होगी आपकी इस स्टॉक पर? देखिए, ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो एक नेगेटिव पैटर्न ही है, और इनके ऊपर अलग अलग अभी केस भी चल रहा है वो, जो कि अभी भी मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। एंड कहीं ना कहीं देखेंगे लास्ट 3-4-6 महीने से लगातार नीचे आ रहा है। बस एक पुल बैक आया है, एक सेंटिमेंटल बाउंस बैक मुझे जितना समझ में आ रहा है आया है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हर एक उछाल में एग्जिट करने का ही सलाह होगा पर्टिकुलर स्टॉक से। एग्जिट करने की राय होगी डेल्टा कॉर्प पर। 4% की तेजी, और याद रखें दिन की ऊंचाई से स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। बाजार ओपन होने के समय स्टॉक करीब 6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब वहां से गिरावट दिखी है। सेल ऑन राइज की राय यहां पर डेल्टा कॉर्प पर आती हुई। लेकिन एक और स्टॉक पर प्रदीप मैं आपसे ही राय लेना चाहूंगी, और वो है KIOCL। हालांकि अब स्टॉक 5% की अपर सर्किट में ऑलरेडी लॉक हो चुका है, लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो क्या व्यू होगा आपका इस स्टॉक पर? मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल एक टॉप डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था चार्ट में। डबल टॉप फॉर्मेशन होने के बाद लगातार स्टॉक नीचे आ गया था, एंड नीचे से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, अभी तो अपर सर्किट लॉक हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ भी ट्रेड पॉसिबल नहीं है। अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली आप बने रहिए। मुझे लग रहा है कि एक बार नेक्स्ट यहाँ पे बहुत जल्दी आपको 420 एंड 25 का टारगेट आना चाहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट 336। तो ये राय है KIOCL के लिए। लेकिन चलिए, एक और स्टॉक है जो 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एस्ट्रल का। एस्ट्रल पर आपका प्रदीप जी क्या राय है? आप 200 DMA को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हमेशा इसकी बात चर्चा भी करते हैं, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिख रहा है। क्या लग रहा है एस्ट्रल को लेकर? क्या ये मोमेंटम जारी रह सकता है क्या? देखिए सर, एस्ट्रल में मुझे लगता है कि करेंट जोन से अभी भी उतना मोमेंटम नहीं आया है। हमें एक बार वेट करना चाहिए। एक बार अगर कभी भी 1460 1460 ये जोन क्रॉस होता है, उस केस में यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल होगा। लेकिन बिफोर दैट हमें लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, एक बार पेशेंस के साथ बने रहना चाहिए। इस बीच और एक ब्रेकआउट आ रहा है, अगर आपका परमिशन हो तो मैं नाम बताना चाहूंगा सर। प्रदीप जी बताइए, कंपनी कौन से वो ब्रेकआउट वाले स्टॉक हैं?
देखिए कंपनी का नाम होगा आदित्य बिरला रियल एस्टेट, शॉर्ट फॉर्म होगा ABREL। अभी 18291830 1830 के आसपास का प्राइस है और स्टॉक बहुत टाइम से नीचे आ रहा था, कंसोलिडेशन एक रेंज पे फंसा हुआ था। अभी नीचे से एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 1785 और करेंट जोन से बाय करना चाहिए। स्टॉक का टारगेट होना चाहिए यहाँ पे, पहला टारगेट 1855, उसके बाद आपको 1910 1910 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है एंड 1855 एंड 1910 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 4 से 5 दिन का व्यू यहाँ पे रखना चाहिए। 5 दिन का नजरिया रखे आदित्य बिरला रियल एस्टेट में। 1855 से लेकर 1910 का टारगेट है, 1785 का स्टॉप लॉस भी यहां पर लगा लीजिएगा। एक और स्टॉक है जो 200 DMA के ऊपर है, LIC। यहां पर भी ब्रेकआउट के कुछ संकेत दिख रहे हैं क्या शिवांगी जी? यहाँ पे मोमेंटम जरूर है, पर हम देख रहे हैं कि इस स्पेस में बेटर स्टॉक्स है जिनमें हम फोकस कर सकते हैं, तो उस पे नजर रखें। विप्रो ये भी अपने 200 DMA के ऊपर है। प्रदीप जी आप बताइए विप्रो को लेकर आपकी राय क्या है? DMA 255 का है और उसके ऊपर का भाव दिख रहा है 259 के आसपास का। यहाँ क्या करना चाहिए विप्रो में सर? देखिए विप्रो में एज ए इन्वेस्टमेंट कॉल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने क्लाइंट को भी दिया है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आपके पास है तो आप बने रहिए। जिस तरीके का आईटी में एक पुल बैक चल रहा है, मुझे लगता है कि उसका इफेक्ट विप्रो में भी आना चाहिए। अभी 258 के आसपास का प्राइस है। नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने का अगर आपका व्यू है तो 285 290 ऑन द वे, कमिंग सून। आप 242 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। अभी इस सिप्ला में भी कुछ ब्रेकआउट की उम्मीद लग रही है क्या प्रदीप जी? सिप्ला का 200 DMA देखिए 1511 के आसपास है, स्टॉक उसी के आसपास है, बिल्कुल 200 DMA के आसपास है। क्या लग रहा है सर, क्या करना चाहिए इस लेवल पे? देखिए ऑब्वियसली एक सपोर्ट के आसपास है और पर्टिकुलर इसी स्पेस से मुझे लगता है कि अभी नीचे आने का तो जगह उतना बचा नहीं है। लेकिन बाय ऑन डीप का एक सलाह रहेगा यहाँ पे, स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। 1860 1460 1480 कभी भी आता है उस रेंज पे, हमें लगता है कि आपको बाय करना चाहिए। लेकिन अभी नहीं, अभी आज उतना मोमेंटम यहाँ पे है नहीं। अगर किसी के पास है तो आप बने रहिए और फ्रेश अभी नहीं करना चाहिए आपको, और भी लोअर टाइम फ्रेम में नीचे मिलेंगे प्राइस। वो लोअर टाइम फ्रेम में अभी नई खरीदारी ना करें, डिप का वेट करें। ONGC के भी चार्ट को देख लेते हैं। ONGC भी अपने 200 DMA के बिल्कुल करीब है। यहां पर शिवांगी जी क्या राय है? जी बिल्कुल, यहाँ पे एक ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यूज के इफेक्ट हमने देखा एंड थोड़ी बहुत अटेम्प्ट्स ऑफ रिकवरी थी, बट ओवरऑल प्रेशर अभी भी इंटैक्ट है हायर जोन्स पे, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं थोड़े भी बाउंस में। मेरी राय रहेगी कि हम इस स्टॉक का वेट करें। अगर ये 250 के लेवल्स क्रॉस करके होल्ड करते हुए दिख रहा है, तब यहाँ पे एक बाइंग अटेम्प्ट करें। प्री अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि कंसोलिडेटिव फेज में फंसने की चांसेस रहेगी नहीं। ठीक है, तो ये नज़रिया ONGC पर आता हुआ, लेकिन इस बीच इंडिया सीमेंट्स पर नज़र डालेंगे। 3% की गिरावट के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ये स्टॉक शामिल है। इंडिया सीमेंट्स 397 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। शिवांगी आपका कोई व्यू होगा यहाँ पर 3.5% की गिरावट के बाद? जी इंडिया सीमेंट यहाँ पे हम देखें तो ऑफ कोर्स कल एक बहुत बड़ी रैली हमने देखी थी एंड स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी पुल बैक मूव दिखाया था। लगातार पिछले 5 दिनों के लॉसेस को रिकूप करते हुए दिखा था ये स्टॉक। तो ऑफ कोर्स आज थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस है कल के एक अच्छे पुल बैक मूव के बाद, बट ओवरऑल स्टॉक जो है अब हायर लेवल्स पे टिकते हुए नजर आ रहा है काफी टाइम से, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। या तो बने रहने की सलाह इंडिया सीमेंट्स पर होगी। 400 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। 2.5% की गिरावट आज के सत्र में यहाँ पर, 3.5% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। लेकिन इस बीच शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI पर भी नज़र डालेंगे। 2.5% की तेज़ी। याद रखें कल कुछ खबरें निकल कर आई थी कि ईयर एंड में नॉर्मली तो डिमांड कम होती है सीजनल वीकनेस के चलते, लेकिन फिर भी इस साल ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और सैंक्शंस को लेकर फ्रेट रेट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं
और याद रखें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों के लिए ये पॉजिटिव खबर है। फ्रेट रेट्स बढ़ेंगे, डिमांड में सीजनल वीकनेस नहीं है, जिसके चलते कंपनी के फाइनेंशियल्स पर इस क्वार्टर में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। ये तो फंडामेंटल वजह हुई, लेकिन टेक्निकल्स पर प्रदीप, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 234 पर क्या राय होगी आपकी? क्या आपको लगता है कि आगे चलकर 250 तक के लेवल्स यहाँ पर नजर आएंगे? या डेफिनेटली इजीली पॉसिबल है, क्योंकि रिसेंटली एक लो भी लगाया था ऑलमोस्ट 225 के आसपास, एंड वो उसके बाद लगातार एक कंटिन्यूअसली बाउंस बैक दिखा रहा है, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा आया नहीं था और 275 टू 76 के आसपास टॉप बना के नीचे आ गया था। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट व्यू है, अगर किसी के पास है डेफिनेटली आप बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 215। आपको 215 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए। मोमेंटम आ रहा है 248 टू 50 तक, ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है 1 से 2 दिन में। तो 250 तक मोमेंटम कंटिन्यू होगा शिपिंग कॉरपोरेशन पर यह नज़रिया। और जैसे मैंने बताया, ग्लोबल फ्रेट कॉस्ट और फ्रेट रेट्स बढ़ रहे हैं, जिसका ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा। लेकिन इस बीच रूट मोबाइल पर अगर शिवांगी आपका कोई व्यू हो तो 369 क्या 691 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ, लेकिन 3.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर नज़र आई है। रूट मोबाइल कोई व्यू? जी आशीषा, अगर इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेक्निकली ये स्टॉक जो है एक वेल्थ इरोडर रहा है। इस साल में भी हमने देखा है ये स्टॉक 50% से ज्यादा गिरावट दिखाया है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की कोई सलाह नहीं रहेगी और एग्जिट के मौके ढूंढे। मोबाइल को लेकर आपकी ये राय आ गई। दो और स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किया है जो 200 EMA के पास ही है। एक है अपोलो हॉस्पिटल्स का और दूसरा है इन्फो एज का। प्रदीप जी, दोनों पर राय चाहिए, इन्फो एज और अपोलो हॉस्पिटल्स। देखिए, नो डाउट अपोलो हॉस्पिटल वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है, कहीं ना कहीं एक सालों बार एक प्रोमिनेंट रिटर्न भी दिया है। हमें लगता है कि अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली बने रहिए। रिसेंटली टॉप से नीचे आ रहा है और थोड़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस एटलीस्ट आपको 7050 के आसपास मिल सकता है। करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि 100 पॉइंट नीचे आपको मिल सकता है। वहां पे एक परफेक्ट आपके लिए बाइंग जोन रहेगा, तो तब आप बाय कीजिएगा, लेकिन अभी नहीं। जिनके पास पोर्टफोलियो में है आप बने रहिए। इन्फो एज में बहुत टाइम से कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जिनके पास एकदम लॉन्ग टर्म का व्यू है आप बने रहिए। बाकी मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन रेंज पे है तो अभी थोड़ा अवॉइड करने का ही सलाह होगा। फ्रेश बाई नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। तो नई खरीदारी इन दोनों स्टॉक से अभी ना करें। कुछ और गिरावट यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल्स में भी लग रही है, तो वेट कर ले डेप का, उसके बाद ही आप खरीदारी के बारे में सोचें। कुछ और स्टॉक जहाँ पे नए शॉर्ट्स एडिशंस होते हुए दिख रहे हैं, उसमें JSW एनर्जी भी है और KEI इंडस्ट्री। JSW एनर्जी को लेकर शिवांगी जी, आपकी राय? जी बिल्कुल, JSW एनर्जी की यहाँ पे हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे एक हाल ही में हमने देखा है कि मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिखी है। बट ओवरऑल स्टॉक में एक कॉल राइटर्स जो है वो अभी भी एक्टिव है। तो मेरी राय रहेगी कि आप थोड़ा और वेट एंड वॉच करें इस स्पेस में। इनफैक्ट थोड़ा और स्टेबिलिटी आने दे, फिर हम इसमें मौके ढूंढें। तो JSW एनर्जी में कुछ स्टेबिलिटी की वेट करने की रिकमेंडेशन यहाँ पर निकल कर आई है, लेकिन RBI की पॉलिसी है जिसके चलते पूरे रियल एस्टेट सेक्टर और NBFC और बैंकिंग सेक्टर पर आज के सत्र में फोकस रहेगा। प्रदीप, कोई स्टॉक जहाँ पर आपकी नज़र रहेगी पर्टिकुलरली RBI के डिसीजन के बाद इन दोनों सेक्टर्स में से? देखिए, मुझे ज़्यादा स्पेसिफिक ऐसा कोई स्टॉक इमीडिएटली मेरा माइंड पे नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बैंकिंग सेक्टर में से PSU बैंक अच्छा लग रहा है। एंड रियल एस्टेट में से अगर हम बात करेंगे तो DLF मुझे अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दोनों जो सेक्टर है कमिंग डेज में भी रैली होने वाला है। एंड आप देखेंगे पास्ट 2020 में जब पैंडेमिक हुआ था उस टाइम पे भी हमने देखा कि 115 बेसिस पॉइंट पे रेट कट हुआ था। अभी इस टाइम पे तो पैंडेमिक नहीं है, लेकिन एक स्लो डाउन जो इकोनॉमिकली चल रहा था बहुत टाइम से ही, तो हमें लगता है कि थोड़ा यहाँ पे मेरा एग्रेसिव व्यू है कि हाई पॉसिबिलिटीज है कि इस बार भी जैसा कि सब लोग बात कर रहे हैं कि रेट कट होगा, मुझे लगता है कि इस बार ना होने का चांसेस भी बहुत हाई है, क्योंकि इस बार ऑलरेडी 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो चुका है। कहीं ना कहीं ऐसा अगर सिनारियो होता है, नहीं होता है बाई चांस, तो उस केस में थोड़ा बहुत माहौल जो है वॉलेटिलिटी भी रह सकता है। और दिसंबर का क्वार्टर है और आज फ्राइडे है स्पेशली,
2 दिन छुट्टी भी है, तो हमें लगता है कि थोड़ा पोजीशन हल्का करके जाना चाहिए। लेकिन पीएसयू, बैंक और रियल एस्टेट दोनों काउंटर पे मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। रियल एस्टेट और एनबीएफसी सेक्टर पर मीडियम टर्म का नजरिया पॉजिटिव और आरबीआई एमपीसी से क्या कुछ निकल कर आता है उसके बेसिस पर पूरे सेक्टर पर सबकी नजर रहेगी। प्रदीप और शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका टेक्निकल नजरिया बताने के लिए। कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स की हमने चर्चा की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद पॉलिसी कवरेज शुरू करेंगे। कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके बाद आरबीआई गवर्नर क्या कुछ कहते हैं इन्फ्लेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर, उस पर भी हमारी कवरेज बरकरार रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। 9:45 से लगातार क्रेडिट पॉलिसी की कवरेज हम आपके लिए लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजार की चाल देखें तो बाजार अब बिल्कुल सुस्त सा दिख रहा है। आज बिल्कुल पॉलिसी के डिसीजन पे नज़र है कि एमपीसी की बैठक में क्या हुआ, क्या अब उनकी कमेंट्री रहती है, डिसीजन क्या लिए जाते हैं। और बस हम चंद मिनटों में वो कवरेज शुरू भी करेंगे और फिर उसके बाद 10 बजे आरबीआई गवर्नर की भी कमेंट्री आनी शुरू हो जाएगी। फिर आपको रेट पर पता भी लग जाएगा। लेकिन उससे पहले बाजार देखिए, बाजार बिल्कुल वेट एंड वॉच मूड में है और निफ्टी भी सपाट है। इंतजार कर रहा है कि किस तरह के डिसीजंस होते हैं। आज सेक्टर की बात करें तो आईटी में और रियलिटी में दोनों सेक्टर कल भी चल रहे थे, आज भी यहाँ पे चलते दिख रहे हैं। इसके अलावा ऑटो में भी थोड़ी खरीदारी है। आज रेट सेंसिटिव सेक्टर थोड़े फोकस में रह सकते हैं, लेकिन आज दबाव में दिख रहा है मेटल हालांकि ग्लोबल लिंक्ड सेक्टर है, आज यहाँ पर दबाव ज़्यादा दिख रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप, हम लगातार कह रहे थे कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट से वो पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है और वो आज भी दिख रहा है। स्मॉल कैप में देखिए आज भी लगातार यहाँ पे कमजोरी है और कुछ हेवी वेट्स और कुछ चुनिंदा सेक्टर बाजार को ड्राइव कर रहे हैं। चुनिंदा पॉकेट्स के दम पर ये तेजी आई है और जो हमने पिछले हफ्ते रिकॉर्ड भी बनते देखा था वो उन्हीं की वजह से थी। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है। अशेषा बिल्कुल, तो बाजार का ये सेटअप। लेकिन इस बीच आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की कवरेज हम शुरू करेंगे। 10 बजे डिसीजन आता हुआ नजर आएगा। पिछले 3 दिनों में आरबीआई के एमपीसी की बैठक हुई थी और क्या कुछ वहां से निकल कर आया है उस पर नजर रहेगी। और इस बीच कई सारे मेहमान ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर सदफ सई CEO है मुथूट माइक्रोफिन से। एनबीएफसी सेक्टर पर क्या कुछ इम्पैक्ट होगा, क्या कुछ डिसीजन आएगा, उसका इम्पैक्ट दिखेगा, उस पर चर्चा करेंगे। अभिषेक बसीन, हेड फिक्स्ड इनकम कोटक महिंद्रा एएमसी के, और इसी के साथ अरुण सिंह, ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट एट डन एंड ब्रॉड स्ट्रीट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और मिस्टर सिंह, सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगी, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट, इसकी उम्मीद मार्केट लगाकर बैठा है, लेकिन अगर आप हमें बता पाए कितनी प्रोबेबिलिटी है 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की, और क्या आपको लगता है कि आरबीआई स्टेटस को भी शायद मेंटेन करेगा? ठीक है अभिषेक, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, अरुण सिंह से हमारा संपर्क टूट चुका है, क्या राय होगी आपकी? और 25 बेसिस पॉइंट रेट कट, क्या ये सर्टेन है? जी देखिए, बिल्कुल सर्टेनिटी से कहना तो बहुत मुश्किल है। प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में ही बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन की पिक्चर देखेंगी तो एकदम सर्टेनिटी से है, क्योंकि इन्फ्लेशन आरबीआई की प्रोजेक्शन से 100 बेसिस पॉइंट तक अंडरशूट कर रहा है और आगे आने वाले समय में ये साल तो अंडरशूट कर रहा है, अगले साल के भी जो प्रोजेक्शंस हैं उसमें ऐसा लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट तो अंडरशूट करेगा ही। सो उस नज़रिए से देखें तो 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की संभावना बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर आप ग्रोथ और डॉलर रुपये के नज़रिए से देखें तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर ग्रोथ के भी फॉरवर्ड प्रोजेक्शन देखेंगे तो वो भी थोड़े से नरम हैं, और डॉलर रुपये को अगर देखेंगे तो ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से डॉलर रुपये में थोड़ा टेंशन है, तो उसकी वजह से आरबीआई अगर बैकफुट पे रहे इस पॉलिसी में तो भी पॉसिबिलिटी है। बट अगर 3 में से 2 फैक्टर्स जो हैं रेट कट के फेवर्स में हैं,
एक फैक्टर जो है जो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन उसमें भी रेट कट शायद फेवर ही करेगा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए देखते हैं किस तरह के फैसले होते हैं। हालांकि आरबीआई के पास काफ़ी दुविधाएं होंगी, क्योंकि एक तरफ आपका आरबीआई रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, दूसरी तरफ ग्रोथ बेहतर है, लेकिन कंजम्पशन की स्थिति खराब इसलिए दिख रही है कि आपकी महंगाई के नंबर काफ़ी कम है। तो ये आरबीआई देखते हैं किस तरह के डिसीजंस लेते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सदफ सैयद साहब, आप माइक्रो फाइनेंसिंग से जुड़े हुए हैं, एमएफआई सेक्टर में आप देखें तो क्रेडिट की ग्रोथ किस तरह की दिख रही है, और आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या सेंट्रल बैंक से क्या चाह रहे हैं, किस तरह के डिसीजंस होने चाहिए? और हालांकि 1% की कटौती ऑलरेडी हो चुकी है, आपको लग रहा है कि इस जंक्शन पे आकर भी इस तरह अब कटौती करने की जरूरत है क्या? नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, मैं आशा रखता हूँ इस बार के कटौती होगी। ये लाजमी भी है, क्योंकि अगर आप देखें माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के दृष्टिकोण से लिक्विडिटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो मैं चाहता हूँ कि आरबीआई थोड़ी लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करे सिस्टम में, जिसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ होगी और लघु उद्योग पे पैसा पहुंचेगा और ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। हमारा जीडीपी नंबर बहुत अच्छा आया है पिछले क्वार्टर का, 8.2%। इन्फ्लेशन बिनाइन है काफ़ी, और जो आरबीआई का टारगेट है, एनुअल टारगेट, उससे काफ़ी नीचे है। तो हेडरूम डेफिनेटली है। और अगर आप ग्लोबल वो भी देखें इंडिकेटर्स, ऑलरेडी फेड ने रेट कट करा है और आशा की जाती है कि दिसंबर में एक और रेट कट होगा। तो डेफिनेटली एक हेडरूम तो है रेट कट का, बट आज के दिन इसके 50-50 चांसेस हैं, इसलिए क्योंकि एक तरह से इसका इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट पे ज़रूर आएगा जैसे ही रेट कट होगा। बट जहाँ तक हमने आरबीआई की पॉलिसी को जज करा है, आरबीआई ने पॉलिसी यही रखी है कि रुपया अपना वैल्यू खुद डिटरमिन कर लेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि रेट कट में रुपए का इन्फ्लुएंस डॉलर के अगेंस्ट क्या रहेगा, वो कम प्ले करेगा रोल, बट डोमेस्टिक फैक्टर ज़्यादा करेंगे, और जो कि मेरे हिसाब से ग्रोथ और लिक्विडिटी फोकस होने चाहिए सिस्टम में। और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर रेट कट होगा तो लिक्विडिटी भी मिलेगी सिस्टम में, और कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियरी होगा कि लोन दरें कम आएंगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और कंजम्पशन बढ़ेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। रेट कट एक बड़ा पॉजिटिव होगा पूरे एनबीएफसी सेक्टर के लिए, लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर आई, ये राय आती हुई मिथुट माइक्रोफिन से। लेकिन अभिषेक, मैं आपके पास फिर से आना चाहूँगी। दो नंबर्स पर सबकी नज़र रहेगी रेपो रेट के अलावा, एक है जीडीपी का एस्टिमेट और एक है सीपीआई इन्फ्लेशन का एस्टिमेट। जीडीपी दूसरे तिमाही का काफ़ी अच्छा था, 8.2% पर, अनुमान से काफ़ी बेहतर। क्या आपको लगता है कि आरबीआई अब जीडीपी एस्टिमेट्स बढ़ाएगी और इन्फ्लेशन के एस्टिमेट्स कम करेगी? और ऐसा गवर्नर ने अगस्त में भी किया था, क्या आपको लगता है वो रिपीट होता हुआ नजर आएगा? जिस तरह से पहले 2 क्वार्टर्स के नंबर आए हैं जीडीपी के, तो बेसिक एस्टिमेट भी लगाएं तो अपवर्ड रिवीजन एक 20 से 30 बेसिस पॉइंट तो बिल्कुल मुमकिन है। मोर इम्पोर्टेंट अगर इन्फ्लेशन को देखें तो इन्फ्लेशन का जो Q1 नंबर है, जो 4.90 से शुरू किया था, जो 4.5 रिवाइज कर दिया था आरबीआई ने, उसके लोअर रिवीजन के चांसेस भी बहुत ब्राइट हैं, जो कि शायद 4% के आसपास आरबीआई लोअर प्रोजेक्ट कर सकती है। और उस नंबर को देखें तो स्पेस कंफर्टेबल है आरबीआई के पास एक 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करने का। लेकिन उसके साथ जो फॉरवर्ड कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और साथ में लिक्विडिटी मेजर्स क्या लिए जाएंगे वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज सिर्फ रेट कट करके अगर आप लिक्विडिटी मेजर्स नहीं लेते हैं तो ये रेट कट उतना कारगर नहीं होगा जितना होना चाहिए। बाजार में अगर आप लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी देखें तो अभी कोर लिक्विडिटी जो है करीब 4 लाख करोड़ के आसपास है, उसमें से 1.5-2 लाख करोड़ ही जो है बाजार में रहती है। सो वो लिक्विडिटी धीरे धीरे कम होगी जैसे सिस्टम ग्रो करेगा और करेंसी लीकेज होता है। तो उसके लिए आरबीआई को ओपन मार्केट ऑपरेशंस जैसे मेजर्स लेने पड़ेंगे और अनाउंस करना पड़ेगा कि इतने ओपन मार्केट ऑपरेशंस हम करेंगे। उससे बाजार को काफ़ी कंफर्ट मिलेगा और उससे राहत मिलेगी और बाजार बेटर परफॉर्म करेगा। जस्ट रेट कट से थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि कुछ चेयर बाजार में होगा।
ओके, रेट कट से आपको लग रहा है कि बाजार बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी को भी चाहिए कि आरबीआई क्या सोचती है इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि रुपया भी काफ़ी कमज़ोर है। एक सलाह मैं आपसे लूँगा सुनील सर, आप मार्केट एक्सपर्ट है और फंड हाउस भी मैनेज कर चुके हैं, तो मैं आपसे बाजार से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप के में जिस तरह के पैसे आ रहे हैं एसआईपी के जरिए हम देख रहे हैं, ज़्यादातर आप जितने भी निवेशकों से आप बात करेंगे वो लगातार एसआईपी के जरिए स्मॉल कैप में ही पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में उस तरह का स्ट्रेंथ है नहीं है, स्मॉल कैप चल नहीं रहा है। क्या लग रहा है, अगर मॉनेटरी टाइटनिंग होती है या कोई भी हॉकिश टोन अगर आरबीआई की तरफ से आता है, तो क्या एक शार्प करेक्शन भी यहाँ से ट्रिगर हो सकता है? क्या आप कैसे रीड कर रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? या देखिए, आरबीआई का रेट कट डिस्काउंटेड है। अगर रेट कट नहीं होता है तो डिसमेंट होगी, और उनकी जो लैंग्वेज होती है, क्या फ्यूचर रेट कट्स प्रॉमिस कर रहे हैं, उससे बहुत डिपेंड करेगा। तो मार्केट में आप करेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए लिक्विडिटी बहुत है, और स्मॉल कैप में भले ही रिटर्न ना बने, मैं को फर्दर गिरावट की मैं गुंजाइश नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज जैसे आपने कहा, एसआईपी में भी आधा से ज्यादा स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में ही पैसा दे रहे हैं, बट फिर भी बाकी का जो पैसा है वो पूरा लार्ज कैप में या लार्जर मिड कैप्स में निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर। तो मेरे ख्याल में अगर इससे और भी शार्प करेक्शन शुरू होती है, तो फंड मैनेजर के पास इतना पैसा है कि वो जरूर वैल्यू बाइंग के थ्रू मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद ना रखे। वो जो डिसअपॉइंटिंग न्यूज आ गया तो नेचुरली एक नी जर्क रिएक्शन होगा, बट बहुत ही जल्दी आपको फंड मैनेजर्स आके उस सस्ते जो स्टॉक्स गिर रहे हैं उनको खरीद लेंगे। तो मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप निवेशक के आप भरोसा रखिए और धीरज रखिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है स्मॉल कैप में, और कुछ भी आरबीआई की खबर से कुछ नेगेटिव होता है तो इमीडिएट रिएक्शन होगा। इन द कॉन्ट्ररी मैं कहूंगा कि अब ये करेक्शन के कारण स्मॉल कैप में आप खरीदारी करने का वक्त भी शुरू हो गया है धीरे धीरे। तो शायद आप एसआईपी की इंस्टॉलमेंट थोड़ी स्मॉल कैप की और भी बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि फ्यूचर आउटलुक इकोनॉमी का कोई डाउनटर्न नहीं है, और स्मॉल कैप सेगमेंट का जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ उनकी परफॉर्मेंस भी जुड़ी होती है। अब डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि उनकी जो ग्रोथ थी लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स में 18% के करीब ओवरऑल स्मॉल कैप सेगमेंट का था, मगर पी रेशियो तो 32 के ऊपर है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत नाराजगी थी, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जरूर वो मेकअप हो जाएगी, मेरी कॉन्फिडेंस है। तो डरने का नहीं है, शॉर्ट टर्म नी जर्क रिएक्शन हो सकता है, मगर फंड मैनेजर्स प्रोटेक्ट करेंगे मार्केट को बहुत गहरी गिरावट से। ठीक है, तो ये नज़रिया आता हुआ बाजार पर, लेकिन इस बीच हमारे साथ मिस्टर सतीश रामनाथन भी जुड़ चुके हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड से। मिस्टर रामनाथन, मॉर्निंग और शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप बताएं, मार्केट इस जंक्चर पर किस तरह की उम्मीदें पेंसिल इन कर चुका है? अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट आता है तो शायद वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर होगा, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ और आता है तो किस तरह का रिएक्शन नजर आ सकता है? नहीं, अभी हमारा जो मार्केट में 25 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन रेट कट होता है, वो ट्रांसमिट करने के लिए लिक्विडिटी भी इम्प्रूव होना चाहिए। हमारा लिक्विडिटी थोड़ा टाइट है और ग्लोबल मैक्रो भी थोड़ा एडवर्स है, क्योंकि यूएस में ग्रोथ हो रहा है और डॉलर का शॉर्टेज भी हो रहा है, और जापानीज येन का जो कैरी ट्रेड था वो भी थोड़ा एडवर्स हो गया है। तो इसके वजह से हमको ये दिखता है कि इंडियन लिक्विडिटी हैज टू बी सपोर्टेड बाय द सेंट्रल बैंक, नहीं तो ये लिक्विडिटी नहीं होगा तो एसेट प्राइसेस गिरने की चांस भी है। तो वी हैव टू बी कॉशियस, इट इज नॉट अ गिवन दैट रेट कट विल लीड टू मार्केट रिकवरी। तो ये आपका नज़रिया है, लेकिन सदफ सैयद साहब, आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि रूरल डिमांड की वीकनेस क्या अभी भी चिंता है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? किन सेक्टर में रूरल एरिया में आपको लग रहा है कि जहाँ पे रिवाइवल दिख रहे हैं? देखिए, पिछले क्वार्टर में आपने अगर देखा होगा तो थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ इम्प्रूव हुई है। मॉनसून भी अच्छे हुए थे तो उसकी वजह से वेजिटेबल क्रॉप और सब कुछ अच्छा हुआ है। इन्फ्लेशन कम हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वेजिटेबल प्राइस में इन्फ्लेशन कम हुई है, उसकी वजह से जो रूरल हाउस होल्ड है उनकी लाइक डिस्पोजेबल इनकम पे बेटर असर हुआ है, तो कंजम्पशन बढ़ी है।
ट्रेंड पॉजिटिव हैं और फेस्टिव सीजन भी गया है अभी रिसेंटली। अक्टूबर में काफ़ी फेस्टिवल थे, उसमें भी काफ़ी खरीद फरोख्त हुई है, तो काफ़ी लोगों के हाथ में इस वक्त पैसा है, बट क्रेडिट मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए। फ्लो ऑफ फंड टू द लास्ट माइल वो अभी एक्चुअली में स्टार्ट नहीं हुआ है, अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट हुई है पहले क्वार्टर के कंपेयर में, अगर दूसरे क्वार्टर में देखें, बट आगे भी इम्प्रूवमेंट होगा। वो तभी हो पाएगा जब आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेगा सिस्टम में और क्रेडिट के लिए इनकरेज करेगा। बिकॉज पिछले अगर सेम क्वार्टर को कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर, तो काफ़ी टाइट कर दिया था रेगुलेटर ने अनसिक्योर्ड लेंडिंग को, और रूरल एरियाज में लार्जली अनसिक्योर्ड लेंडिंग ही होती है माइक्रो फाइनेंस के द्वारा। तो अब एक मोमेंटम बना है, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। मेरे हिसाब से रूरल डिमांड बढ़ेगी, कैश फ्लो इम्प्रूव हुआ है, और आगे जाके अगर हम इसको सपोर्ट करें तो डेफिनेटली रूरल इकोनॉमी काफ़ी सपोर्ट करेगी। आज के दिन में हमें डोमेस्टिक काइंड ऑफ इकोनॉमी पे फोकस भी करना चाहिए, साथ ही साथ एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करना चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए लिक्विडिटी और क्रेडिट फ्लो बने रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से आरबीआई को एक क्रेडिट फ्लो की तरफ से फोकस करना होगा कि लास्ट माइल तक क्रेडिट पहुंचे, तभी बेनिफिट रेट कट का लास्ट माइल तक पहुंचेगा। ठीक है, तो क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आती है उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन अभिषेक, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जीडीपी एस्टिमेट्स को और इन्फ्लेशन को लेकर, और आपने बताया था कि हाँ, जीडीपी एस्टिमेट्स बढ़ाए जा सकते हैं। जीडीपी के जो फिगर्स आंकड़े आए हैं दूसरी तिमाही के, उसके रिलेटेड एक फॉलोअप क्वेश्चन है। टैरिफ को लेकर अभी भी काफ़ी अनसर्टेनिटी है, इंडिया और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील की बात हो रही है, लेकिन अभी कुछ कॉन्क्रीट वहाँ से निकल कर नहीं आया। क्या आपको लगता है कि वो फिर अभी भी एक कंसर्न रहेगा जीडीपी एस्टिमेट्स के लिए पूरे साल के लिए? ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा जिसकी वजह से डॉलर रुपी पे काफ़ी प्रेशर है और हमारे एक्सटर्नल सेक्टर में काफ़ी प्रेशर है, और डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट उसका देखा जाएगा आगे आने वाले टाइम में। सो जितना डिले हो रहा है उतना इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है जीडीपी ग्रोथ और प्रोजेक्शंस के ऊपर। और डॉलर रुपी पे जो प्रॉब्लम है, जो डॉलर फ्लो का इशू है, जो लार्जली एक्सटर्नल है, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम है। तो दोनों इश्यूज को डेफिनेटली फैक्टर इन करना पड़ेगा। हालांकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डॉलर रुपी प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर ये ट्रेड डील अनाउंस हो जाती है, सो डॉलर रुपी पे प्रेशर सडनली ईज हो जाएगा और सारी सिचुएशन काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। डेफिनेटली अब उसका इंतजार भी है, सबसे ज़्यादा वो डैम्पनर भी वही रहा है। एक सवाल सुनील जी आपसे होगा, सुनील सुब्रमण्यम साहब, क्या लग रहा है एफआईआईज की जिस तरह की हम बिकवाली लगातार देख रहे हैं, क्या इस पॉलिसी डिसीजन का कुछ असर हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव? किस तरह के पॉलिसी डिसीजन वो चाह रहे हैं, एफआईआई चाह रहे होंगे? नहीं, एफआईआई को इंडियन पॉलिसी डिसीजन से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पर अब सेक्टर रोटेशन के लिए अगर रेट कट उम्मीद से ज्यादा होती है तो रेट सेंसिटिव्स के ऊपर ज्यादा डोमेस्टिक निवेशक ध्यान देंगे, जैसे डीआईआई। मगर एफआईआई का ब्रॉड एक इंडियन इकोनॉमिक जो आउटलुक है और वैल्यूएशंस की बात है, और फेड रेट कट पे ज्यादा डिपेंड होता है कि क्या इमर्जिंग मार्केट की फ्लोज में कुछ बढ़ोतरी दिखेगी। अगर फेड की रेट कट उम्मीद से बेहतर आती है, तब इंडिया को एक शेयर मिल सकता है, वो एक बात है। सेकंड, जो आरबीआई की जो कमेंट्री है ग्रोथ के बारे में, शायद एफआईआई उस पे ज्यादा ध्यान देंगे कि अगर जैसे फिच ने आज अपग्रेड किया आई थिंक 7.5 या 7.6, वैसे आरबीआई भी अगर अपग्रेड करती है, यानी बाकी दो क्वार्टर, यानी पहली जो छमाही है उसमें देखा कि 7.8 प्लस 8.2 8% का ग्रोथ हुआ है, और आरबीआई की प्रीवियस उम्मीद थी 6.8 का। तो नेचुरली अगर वो 6.8 पे टिकेंगे तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में बहुत गिरावट आ सकती है ग्रोथ में, प्रोजेक्शन में। तो आरबीआई को भी रिवाइज अपवर्ड करना पड़ेगा, और कितना करते हैं उससे थोड़ा एफआईआई को एक रुझान मिल सकता है कि टैरिफ के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी मजबूत चल रही है, तो रिडेम्पशन कम हो सकता है। मगर फ्रेश पैसे आने के लिए आई थिंक ट्रेड डील ही सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर है जिसके लिए वेट कर रहे हैं। सेकंड, सोचिए कि ये दिसंबर का महीना होता है हेज फंड की प्रॉफिट बुकिंग का महीना, ज्यादा फ्रेश एलोकेशन नहीं करते इमर्जिंग मार्केट में। तो मैं कहूंगा कि आरबीआई पॉलिसी से जुड़े हुए अभी एफआईआई की वापसी में ज्यादा उम्मीद न रखना। जनवरी की अर्निंग सीजन जैसे डेवलप होती है और इंडियन इकोनॉमी की फ्यूचर ग्रोथ फॉर नेक्स्ट ईयर आगे आती है, तभी आपको एफआईआई एक कॉल लेते हुए नजर आएंगे। अब के लिए मेरा मानना है कि आरबीआई पॉलिसी से एफआईआई का ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा उनकी ताल तरीके में।
ठीक है, तो ये राय आती हुई एफआईआई आउटफ्लो को लेकर जो एक बड़ा कंसर्न रहा है भारतीय बाजारों के लिए, और इसी के चलते रुपए में भी गिरावट दिखी है। 90 प्रति डॉलर के पार कल चला गया था, हालांकि उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर दिखी है। मिस्टर अरुण सिंह, आपके पास भी आना चाहूँगी और रुपये पर भी आपकी राय लेना चाहूँगी। क्या व्यू होगा, और इस गिरावट के बाद क्या आपको लगता है कि आरबीआई की कमेंट्री में कुछ तरह का बदलाव दिखेगा आज? ठीक है, मिस्टर सतीश रामनाथन, ये सवाल आपके लिए था। कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? जी, मेरा सवाल रुपए को लेकर था, जो 90 के पार कल चला गया था। काफ़ी गिरावट दिखी है हाल फिलहाल में, डॉलर से कंपेयर करें तो 5% का डेप्रीसिएशन इस साल अब तक दिखा है। क्या आपको लगता है इसके बैकड्रॉप में आरबीआई की कमेंट्री और स्टांस थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आएगा? ये करेंसी का जो वीकनेस है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट के बावजूद पर कारण है, और ट्रेड डेफिसिट और हमारा जो एफआईआई फ्लोस है, ये दोनों फैक्टर हमारा करेंसी को इन्फ्लुएंस करता है। ये आरबीआई का रेट कट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट टू सम एक्सटेंट द करेंसी ऑन द डाउनवर्ड साइड, नॉट ऑन द अपवर्ड साइड। ऑल्सो ये जो भी हम करेंसी के बारे में बोलते हैं, वो ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटनेस जो हमने पहले बार बोला था, दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द आउटफ्लोस ऑफ डॉलर्स, बिकॉज हमारा करेंसी जो 5% गिरता है तो फॉरेन इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिलता है, फॉरेन इन्वेस्टर को 5% कम मिलता है। तो इसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स विल नॉट इन्वेस्ट टिल करेंसी स्टेबिलिटी इज अस्यूम्ड। वो करेंसी स्टेबिलिटी जब अस्यूम होता है जब तक हमारा एक्सपोर्ट पिकअप होता है, और ये अगर ट्रेड ट्रीटी हो जाता है देन करेंसी विल स्टेबलाइज। तो इसके कारण हम बोलते हैं कि करेंसी हैज अ स्लाइट डाउनवर्ड बायस, नॉट अ अपवर्ड बायस। चलिए, लेकिन एक बार बाजार पर भी इस बीच में नज़र डालते हैं कि बाजार की चाल फिलहाल किस तरह की दिख रही है। तो बाजार को आप देखें तो यहाँ पर बहुत वेट एंड वॉच मूड में ही दिख रहा है, जैसा हम शुरुआत से ही कह रहे हैं। 26,000 के ऊपर लेकिन निफ्टी बना हुआ है, हल्की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। बैंक निफ्टी में देखिए 40 अंकों की तेजी है। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स और स्टॉक्स यहाँ पर ज़्यादा फोकस में रहेंगे, फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है। और यहाँ पर हल्की फुल्की तेजी भी आनी शुरू हो चुकी है। श्रीराम